बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 11th क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड। बेटा, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पे क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने रिवाइज करने हैं, ताकि जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है बेटा, चलिए इन्हीं से बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 पॉइंट, बेटा आपको आना चाहिए एक मैट्रिक्स को किस तरह जनरली आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, यानी 3x3 की आपके पास एक मैट्रिक्स है। अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स सपोज करनी है, एक जनरल मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी लेट्स से आपको कोई मैट्रिक्स मालूम करने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप उस जनरल मैट्रिक्स को सपोज करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये इसके एंट्रीज हैं, यहाँ पर देखिए A11 का मतलब ये है कि दरअसल ये इस वाला यहाँ पे पड़ा हुआ जो नंबर है ना, उसका एड्रेस है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो पहली रो और पहली कॉलम में पड़ा हुआ है ये एलिमेंट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं A11। फिर ये A12 है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। ये A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से ये सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में ये पड़ा हुआ है। इसी तरह ये थर्ड रो स्टार्ट हो गई है, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो है वो आपके पास थर्ड रो आ गई और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। इस तरह आपको आना चाहिए ये कि किस तरह से आप एक जनरल मैट्रिक्स सपोज कर सकते हैं और यहाँ पर इन नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा, ये नंबर्स दरअसल बताते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पर पाया जाता है। जैसे अगर मैं रैंडमली आपसे कहता हूँ जी A33 कहाँ पाया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, ये आपकी थर्ड रो है, ये आपका थर्ड कॉलम है, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आपने उस नंबर को प्लेस कर देना है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड टर्म आ जाती है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि आप एक मैट्रिक्स के साथ कोई और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा होता यूँ है कि अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जितनी भी एंट्रीज कह लें, एंट्रीज होती हैं, उन हर एंट्रीज के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली है B, जिसके अंदर जो एंट्रीज हैं A B C D E F है। ठीक है, तो अगर मैं 2 भी लेता हूँ तो ये एक नंबर है 2, जिसको मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, उसको बेटा हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इसके अंदर पड़ी हुई हर एंट्रीज के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2A 2B 2C 2D 2E 2EF। आसान है। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आ जाता है जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। इसमें आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, ये मैंने मैट्रिक्स ली है, दूसरी ये मैट्रिक्स ली है, इन दोनों का मैंने जमा करना है। ठीक है बेटा, तो जमा किस तरह से किया जाता है, उसका तरीका ये होता है, पहली शर्त यह है कि 2 मैट्रिक्स जमा तब होंगी अगर उन दोनों का आर्डर सेम हो। अब इसका आर्डर कितना है बेटा 2/2, इसका आर्डर कितना है 2/2, ऑर्डर दोनों का सेम है, ये जमा हो सकती है। अगर डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी ना बेटा, वो जमा नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। ऑर्डर शुड बी सेम फॉर एडिशन। ओके, अच्छा, अब उसमें फिर क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पर पड़ी हुई एंट्री है, दूसरी मैट्रिक्स के इस जगह पे पड़ी हुई एंट्री, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, दूसरी मैट्रिक्स के उसी कोने में पड़ी हुई, ये 4, ये इसके साथ ऐड होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 + 8 9 बन गया। देखें, लिखना भी आपने उसी कोने में होता है इसका रिजल्ट। इसी तरह से 2 + 4 6 बन गया, तो ये देखिए उसी कोने में रिजल्ट भी लिखा जाता है। इसी तरह से 3 + 5 ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये 8 बन जाता है आपके पास। ठीक है, 3 + 5 8, तो उसी कोने के अंदर इसका आंसर आपने 8 लिख दिया। इसी तरह बेटा ये आपके पास 4 है और ये 2 है, 4 और 2 6 होता है, तो उसी कोने में जाके आपने इधर 6 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी, यानी इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का भी सेम ऑर्डर होगा जो इनका था। ठीक है, ये देख सकते हैं 2/2, ये भी 2/2 और आंसर भी 2/2 में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और खूबी है कि ये कम्यूटेटिव होती है, इसकी जो एडिशन है, इसमें आप A मैट्रिक्स में B को ऐड कर लें या B मैट्रिक्स के अंदर A मैट्रिक्स को ऐड कर लें, बेटा दोनों सूरतों में इसका रिजल्ट सेम मिलता है। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है।
फिर मेरे बच्चों हम आ जाते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने पहले भी एक मल्टीप्लिकेशन की बात की है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी। इसमें एक नंबर और एक मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ना बेटा, इसके अंदर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए बेटा कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होती। यानी अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सम केसेस में इक्वल आ भी जाते हैं वो, लेकिन हमने क्योंकि सबके लिए बात करनी है ओवरऑल, तो हर मैट्रिक्स इस तरह से नहीं होती कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको सेम रिजल्ट दें। इनमें फर्क आ जाता है। ठीक है, दैट्स वाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब कंडीशन आ गई बेटा, ये कंडीशन है फॉर मल्टीप्लिकेशन। हर मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकती, ये भी बता दूं आपको। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, आप ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो इनकी प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, और आप ये जानना चाहते हो कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। पहले ए वाली मैट्रिक्स बाद में बी वाली मैट्रिक्स है ना बेटा, पहले ए का आर्डर लिखो 2/2। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे इसको ए सपोज किया है, इसको बी सपोज किया, इसका आर्डर क्या है 2/2, और जो बी है उसका आर्डर क्या है 2 रोज है और 3 कॉलम है 2/3। अब देखिए आर्डर दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, एडिशन के लिए तो हमें आर्डर ही सेम चाहिए ना। अब यहाँ आर्डर सेम नहीं है, ये 2/2 की है, ये 2/3 की है, लेकिन इनमें कुछ मल्टीप्लाई हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। कौन सी मल्टीप्लाई हो सकती है बेटा? आपने ना इस तरह से पहले ए वाली बाद में बी वाली लिखनी है, अगर ए बी मालूम कर रहे हो। बीच वाली टर्म्स देख लो बेटा, अगर ये दोनों मैच कर जाती है ना बेटा तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर बीच वाली दोनों मैच नहीं करती, मल्टीप्लाई नहीं होगी। मेरी बात समझ गए? इसका आर्डर आपको नजर आ रहा है मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाली कंडीशन है। अगर ए बी है तो ए वाला पहले लिखो आर्डर, बी वाला बाद में लिखो, बीच वाले मैच कर गए तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब जो बुक के ऊपर डाटा लिखा है उसके मुताबिक ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये बराबर होनी चाहिए। अब ये देखिए, अगर देखा जाए तो रो क्रॉस कॉलम होता है, रो क्रॉस कॉलम होता है, तो ये कॉलम है, ये रो है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है, ये सेकंड मैट्रिक्स के रो है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन से बचा लेगा, जब आप फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब इसका आंसर क्या आएगा या हमारा आंसर ठीक जा रहा है गलत जा रहा है, तो वहां पे आपको हेल्प मिलती है बेटा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अंदर वाले मैच कर देंगे तो पता लगता है कि ये मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं मल्टीप्लाई हो सकती। ठीक है, और जो बाहर में है ना ये वाला और ये वाला, अगर मल्टीप्लाई हो सकती हुई तो ये वाले और ये वाले मिलके आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर देते हैं। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा बेटा, उस आंसर का क्या आर्डर होगा। तो ये देखें, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 2/3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स आपके पास बन के आएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं चेक करना हो कि क्या बी क्रॉस ए जो है ये बी इंटू ए, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, तो मैं क्या करूंगा, बी का आर्डर कितना है 2/3 और ए का आर्डर कितना है 2/2। अब इंटरनल मैच करें, क्या इंटरनल इक्वल है, नॉट इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती। ठीक है, ए क्रॉस बी की मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, बट बी क्रॉस ए की मल्टीप्लिकेशन ही यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से ये जो है वो आप चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो कर देंगे। रिजल्ट कहाँ से आएगा बेटा, ये रो है ये कॉलम है, ये मिलके आपको रिजल्ट दे देंगे। अब देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है ए बी। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चे, आप एक रो कंसीडर कर लेते हैं। ये जैसे मैंने ये 1 2 रो लिए, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको थर्ड कॉलम से, जितने भी कॉलम्स हैं सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल नहीं याद या भूल चुके तो ये मैंने बेटा आपकी आसानी के लिए बनाया हुआ है। ये आपकी रो 1 है, 1 2, ये आप देख सकते हैं, ये 1 और ये 2, ये रो 1 आ गई। ठीक है, और कॉलम 1 कौन सा आपका बेटा 1 2, ये आ गया आपका कॉलम 1। तो इसकी पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 = 1, यहाँ लिख दीजिए 1। ठीक है, फिर प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से 2 × 4, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से फिर आप देखेंगे कि अभी एक और कॉलम मौजूद है 3 1 का, तो इसी रो को वही रो ली है अब दूसरे कॉलम से,
उसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री से, उसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के साथ। अब बेटा 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें एक और कॉलम पड़ा हुआ है, तो जब तक सारे कॉलम खत्म नहीं होते आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। अब देखिए ये आपके पास बेटा आ गई फर्स्ट रो, वही फर्स्ट रो चल रही है, तो कॉलम कौन सा ले लेंगे, थर्ड कॉलम 1 2। ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, बीच में प्लस आएगा, 1 + 4 5। ठीक है, अच्छा अब और एक और ज़रूरी बात, जब तक आपने फर्स्ट रो को लिया हुआ है और कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, सारे आंसर फर्स्ट रो में ही आएंगे। ये देखें 1 + 4, 3 + 2 और यहाँ 1 + 4, ये देखें 1 + 4, 3 + 2, 1 + 4, इस तरह से तरतीब के साथ। ठीक है, जब सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया रो 1 को, अब आप रो 2 पर आ जाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसी तरह से आप फॉलो करेंगे। ये सेकंड रो है बेटा, इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, 2 1 2। सॉरी बेटा गला थोड़ा सा खराब है। अब बेटा उसके बाद फिर क्या होगा, देखें हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से किया तो 2 आ गया, उसके बाद सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से करेंगे तो फिर 2 1 2 आ गया। फिर इसी रो को बेटा आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 आ गया, और 1 इंटू 1 इज 1, बीच में प्लस आता है। फिर 2 इंटू 1 बेटा 2 आ जाएगा, और 1 इंटू 2 फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपने सेकंड रो ली हुई है उसके सारे आंसर सेकंड रो में आएंगे। और तीसरी अहम बात बेटा ये कि एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा स्पेस देते हैं, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्पेस देंगे, इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे। और जब तक फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं कॉलम से, आंसर फर्स्ट रो में, जब सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेकंड रो में। आप सिंप्लीफाई कर लें इनको, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 1 + 4 5, 2 + 2 4, 6 + 1 7 और 2 + 2 4। ये मेरे बच्चे आपके पास एक आसान तरीका आ गया मल्टीप्लिकेशन का, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 by 2 फॉर विच नंबर 1 Aij इज इक्वल टू I + 3j डिवाइडेड बाई 2। मेरे बच्चों यहाँ पे आपने ना 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बतानी है, जिसके जो एलिमेंट्स है वो बेटा इस फार्मूले से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि A हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 by 2। ठीक है, तो जनरल मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाया बेटा, उसके मुताबिक आपने उसको बनाना है। अब ऑर्डर कितना है 2 by 2, यानी इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको हम A11 से शो करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पाई जाने वाली एंट्री। फिर दूसरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में पाई जाने वाली एंट्री, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में पाई जाने वाली एंट्री, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में पाई जाने वाली एंट्री। ठीक है, तो 2 रोज आ गई बेटा, 2 कॉलम आ गए हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसके अंदर मौजूद जो एंट्रीज है ना बेटा, उनकी वैल्यूज में हमने यहाँ पे पुट करनी है, और वो पुट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस दी गई इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, A11, A12, A21 और A22 की वैल्यूज निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचें बेटा, जब आपको A11 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप I की जगह भी 1 पुट करोगे, J की जगह भी 1 पुट करोगे, I1 J1। ठीक है, और इसके अंदर पुट कर दो 1 + 3 इंटू J की जगह भी 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू 1 3 + 1 4, 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको ये वाली एंट्री चाहिए 1 2, तो उसमें आप I की जगह पे 1 पुट करोगे, J की जगह पे 2 पुट करोगे, तो I की जगह 1, J की जगह 2। ठीक है बेटा, तो देखो I की जगह मैंने यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया और J की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 3 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद फिर इस एंट्री के लिए 2 1 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे I की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, J की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। I = 2, J = 1, तो बेटा ये यहाँ पर I की जगह पे 2 पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू J की जगह 1 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2, 3 1 3 + 2 5, 5/2 बन गया। ठीक है, आसान है ना। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली, ठीक है, तो I की जगह पे भी 2 पुट करेंगे, J की जगह पे भी 2 पुट करेंगे, तभी आपको बेटा मिल जाएगा A22। ठीक है, सो I2 J2 पुट कर दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, I की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 और J की जगह पुट करेंगे 2, 2 3 6 + 2 8 हो जाएगा, 8/2 करेंगे बेटा तो 4 आ गया। अब ये 1 2 3 4 ही एंट्रीज थी, चारों की वैल्यूज आ गई, वो 40 वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे तो एक है आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो है वो एंट्रीज की वैल्यू पुट करने का फार्मूला चेंज हो गया, बाकी चीज़ें सब वही हैं, वही आपकी ए मैट्रिक्स है 2 by 2 की,
और वही उसके अंदर A11, A12, A21, A22 आ गया। अब यहाँ पे मेरे बच्चों जो आपने A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है ना, वो आपने इस रिलेशन से निकालनी है। अब यहाँ पर क्या है, i को j से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो जब आपको 1 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, i भी 1 j भी 1, दोनों को 1 1 पुट करोगे, A11 बन जाएगा, ठीक है। तो i को j से मल्टीप्लाई किया यानी 1 इंटू 1 1, 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा फिर जब आपको इसकी वैल्यू चाहिए 1 2 की, तो यहाँ पे i1 और j2 पुट होगा, i1 j2, तो 1 2 बन गया। उसके बाद i को j से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, तो 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे बेटा 1 आएगा। इसी तरह से जब आप पुट करोगे यहाँ पे A21 के लिए या 21 के लिए, तो i की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, j की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो i की जगह पे हम पुट कर देंगे, इसके अंदर कौन सी वैल्यू थी, ये वाली थी ना, तो i की जगह पे 2 पुट कर देंगे, j की जगह पे 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह फिर A22 के लिए वैल्यू चाहिए बेटा, तो उसमें आपके पास i और j दोनों की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। सो i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2, तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो A22 बन जाएगा, ठीक है। तो i को j से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करोगे बेटा, 2 2 से कट गया, 2 आंसर आ गया। अब ये 1 2 3 चारों वैल्यूज आ गई हैं, इसकी 4 की 4 वैल्यूज अपनी जगह पे आप प्लेस कर दीजिए बेटा, ये आपकी वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। पार्ट नंबर 3 में बेटा अगेन आपने एक 2x2 की मैट्रिक्स को मालूम करना है और उसकी जो एंट्रीज हैं बेटा अब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसी तरह से आप बताइए कि भाई आपके पास जो A है वो एक जनरल मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है। उसके अंदर आप फिर एंट्रीज ले लीजिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली, फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाली एंट्री, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली और सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री, ये आ गई आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स। उसके बाद इन सब एंट्रीज की वैल्यूज निकालने के लिए आपको पता है बेटा, अगर आपको A11 चाहिए तो यहाँ पर 1 1 जो है वो तभी आएगा अगर आप i की वैल्यू 1 पुट करें, j की वैल्यू 1 पुट करें। तो 1 1 पुट करेंगे बेटे तो ये A11 बन जाएगा। तो i और j को डिवाइड करना होता है, i भी 1 j भी 1, दोनों को 1 1 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। इसी तरह से बेटा फिर आपने जब 1 2 निकालना है तो i को 1 रखना पड़ेगा, j को 2 रखना पड़ेगा, i1 j 2 किया, तो अब क्या आएगा आपके पास, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, ठीक है, 1/2 बन जाएगा। फिर आपको बेटा A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए i को 2 पुट करना पड़ेगा, j को 1 पुट करना पड़ेगा, i2 सॉरी j1। तो i की जगह पे आपके पास 2 आ जाएगा, j की जगह पे 1 आएगा, तो A21 की वैल्यू बन जाएगी 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा फिर आप A22 पे आ जाएंगे, ठीक है, i भी 2 j भी 2, दोनों 2 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा 1। इस तरह से ये चारों एंट्रीज निकल के आ गई हैं, इनकी जगह के ऊपर वैल्यूज पुट कर लीजिए। A11 कितना था 1, A जो 1 2 था वो 1/2, A जो है वो 2 1 था वो 2 बन गया, और A जो 2 2 था बेटा वो आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर भी आपने यही A मैट्रिक्स जो है वो मालूम करनी है 2x2 ऑर्डर की, लेकिन उसकी जो एंट्रीज आएंगी वो इस फॉर्मूले से आएंगी, Aij = 2i - 3j डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पर आपने जो है वो जब A11 की वैल्यू पुट करनी है तो i भी 1 पुट करना पड़ेगा, j भी 1 पुट करना पड़ेगा। सो i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, दोनों 1 1 पुट करेंगे आप, तो 1 1 पुट करने के बाद क्या होगा, 2 इंटू 1 - 3 इंटू 1, दोनों को 1 1 पुट करेंगे बेटा, तो नीचे ये जो 3 लिखा हुआ है उसी तरह से 3 लिख दे। अब 2 1 2 होता है, -3 1 3, 2 - 3/3 करेंगे तो बेटा -1/3 आ जाएगा। इसी तरह जब आपने 1 2 की वैल्यू निकालनी है A12 की, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये बन जाएगा A12, ठीक है ना। सो i की वैल्यू 1 पुट करोगे, j की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 1 2 -3 2 6, तो 2 - 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो -4/3 आएगा। इसी तरह से बेटा जब आपको A21 की वैल्यू मालूम करनी है तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो i की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, j की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 पुट कर दिया, 2 2 4 -3, 4 -3 करेंगे तो बेटा आपके पास 1 आएगा, नीचे 3 है तो 1/3 बन जाएगा। इसी तरह से बेटा A22 की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या पुट करोगे, i की वैल्यू भी 2 पुट करोगे, j की वैल्यू भी 2 पुट करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 2 6, 4 - 6/3 करोगे बेटा तो -2/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास A11 A12 A21 A22 की वैल्यूज आ गई हैं, उठा के इसके अंदर पुट कर दें बेटा, तो आपकी ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स बनानी है उसका आर्डर पहले से बड़ा है, यानी पहले 2x2 की थी, अब 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स B विच इज अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3x3 फॉर विच Bij इज इक्वल टू i² - j डिवाइडेड बाई 3, ठीक है बेटा। अब आपने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, जनरल मैट्रिक्स, जिसके अंदर मौजूद एंट्रीज बेटा आप इस फार्मूले से निकाल के पुट करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कि बी जो है वो आपके पास एक 3x3 की जनरल मैट्रिक्स है, यानी उसके अंदर 3 रोज होंगी, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अब उसके अंदर मौजूद एंट्रीज क्या है हमें नहीं पता, हम उनके पास नाम लिख देते हैं जी। यहाँ पर जो एंट्री है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री, ठीक है, B12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाली, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाली, थर्ड रो सेकंड कॉलम वाली, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाली, ये सारी एंट्रीज इसके अंदर आएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 रो 3 कॉलम आ गए। ठीक है, तो ये सिंपली मेरे बच्चों एलिमेंट का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर इसको देखो तो तीसरी रो और दूसरे कॉलम में पाया जा रहा है, तीसरी रो और दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं आगे वो पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर एंट्री पाई जाती है। अब आपने करना क्या है, इन सब की वैल्यूज बेटा इस फार्मूले से बना के पुट करनी है। इंतहाई आसान है, करना ये होता है आपने कि अगर आपने B12 की वैल्यू निकालनी है ना 1 की, तो I की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, J की वैल्यू भी 1 क्योंकि देखो ना इसको आपने बनाना है B11, तो ये I है और ये J है, इसको भी 1 पुट करो, इसको भी 1 पुट करो। तो जब इसको दोनों जगह पे बेटा आप 1 पुट करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा B11। ठीक है, अब इधर I की जगह पे 1, J की जगह पे भी 1 पुट करोगे। अब 1 का स्क्वायर 1 - 1 करेंगे तो 0, 0/3 इज 0। इसी तरह से जब आप 1 2 पर आएंगे तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट कर दी। I का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1/3 आ गया। इसी तरह से बेटा जब आप 1 3 पर आएंगे, ठीक है, तो I1 और J3 पुट करना पड़ेगा, ये बन गया B13। ठीक है, I की जगह 1, J की जगह पे 3, 1 का स्क्वायर 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, -2/3 बन गया। और उसके बाद बेटा फिर आप आ जाएं जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर, ये आपका आ गया I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। इसको देख के पता लग जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम I ये होता है, J ये होता है। ठीक है, I की वैल्यू 2 पुट करो, J की वैल्यू 1 पुट करो। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, 3/3 करोगे तो 1 आएगा। फिर B22, तो उसमें I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2 पुट करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा I का स्क्वायर माइनस J यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2/3। ठीक है, फिर उसके बाद B23, तो उसमें I की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, J की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा B23। तो I जो है वो 2 था, उसका स्क्वायर 4 - 3, 4 - 3 करेंगे तो 1, 1/3 आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आए B31 पे, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब सिंपली बेटा ये बच्चों वाला काम है, आप हर बच्चा ये कर सकता है। आपने जब B31 निकालना है, ठीक है, तो I की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मिल जाएगी आपको 8/3। इसी तरह से आपने J की वैल्यू 3 पुट करनी है, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, जब आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं I3 J2, इसको देख के पता लग जाएगा आपको। ठीक है, सो I की वैल्यू पुट कर दी 3, J की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 करेंगे तो 7, 7/3 आ गया। इसी तरह से जब आप B33 की वैल्यू मालूम करेंगे तो I B3 होगा, J B3 होगा। सो B33 हो गया, I3 यानी 3 का स्क्वायर -3, 6 बन जाएगा, 6/3 बटा 2 होता है। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज जो है ना वो आपने निकाल ली है, इस जगह पे वैल्यू पुट करते रहें। B11, B12, B13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, इन सब की वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पे पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी आपको 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और उसके अंदर मौजूद जो एंट्रीज है ना बेटा उनकी वैल्यूज अब की बार आपने यहाँ से मालूम करके पुट करनी है। ठीक है बेटे, तो ये हमने B को शो कर दिया, ये 3x3 की जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमने लिख ली जिस तरह हमने पहले लिखी थी, सेम टू सेम वही दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। और ये सारी वैल्यूज बेटा अब की बार इस फॉर्मूले से निकाल के पुट करेंगे। जब हम B11 पर आएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर I की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, J की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके B11 बनेगा। ठीक है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाय 2 × 1। ठीक है, तो 1 - 1 बन जाएगा 0। सही है बेटा, उसके बाद B12 की I1 पुट करना पड़ेगा, J2 पुट करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब ये 1 हो गया, -4, 1 - 4 बनता है -3, -3/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा B13 के लिए, B13 के लिए 1 I और 3 को J के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बाय 2 × 1 2, तो ये 1 हो जाएगा, ये -9, 1 - 9 -8 बन जाता है, -8/2। ठीक है, अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2 2 2 4 8 होता है तो -4 आ गया। ठीक है बेटा, फिर 2 1 के लिए अब की बार आपको I की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, J की वैल्यू 1, क्योंकि इसमें पता चल रहा है यहाँ पहला वाला I होता है वो 2 होगा और दूसरे वाला J वो 1 होगा। ठीक है बेटा, सो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/2 × 2 4।
ठीक है। इसी तरह से फिर आप 2 पे आ जाइए, उसमें आई बी 2 जे बी 2 पुट करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इधर ही काम खत्म हो गया। ठीक है। फिर आप आ जाएं जी B2 3 के ऊपर, इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू बेटा 3 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है। सो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 9 करेंगे बेटा -5 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है। इसी तरह से आपने जब आ जाना है जी यहाँ पर B3 1 पे, तो आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 बन गया हमारे पास 8, 8 बाय 3 टू द 6। ठीक है। इसी तरह से फिर जो आपके पास है B32, तो उसके लिए आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गए तो 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6। इसी तरह से बेटा आपने जब 3 पे आना है, तो आई की वैल्यू भी 3, जे की वैल्यू भी 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 0, क्योंकि 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज आ गई बेटा, ये सारी वैल्यूज उठा के जस्ट आपने इधर इन जगहों के ऊपर पुट करनी। जैसे B1 1 आपके पास 0 आया था तो 0 पुट कर दिया। इसी तरह करते करते लास्ट में B33 था, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, B33 ये रहा, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो ये 0। सारी वैल्यूज बेटा जस्ट आपने यहाँ से देख के सारी वैल्यूज पुट करनी है, ये आपके पास फाइनली आंसर आएगा। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर भी हमें 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है और उसके अंदर मौजूद तमाम जो एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज मालूम करने के बाद पुट करनी है। ठीक है। वो हम कैसे मालूम करेंगे, यूजिंग दिस रिलेशन। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमने जो है वो 1 1 की वैल्यू मालूम करनी है, B1 1 की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू B1, जे की वैल्यू B1, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। I1 J1 पुट करो, ये बन जाएगा B1 1। ठीक है। ऊपर 2 उसी तरह से आएगा, आई की वैल्यू B1, जे की वैल्यू B1। ठीक है। 2 1 2 प्लस 1 3, 2/3 बन जाएगा। फिर B12 की वैल्यू के लिए I1 J2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से B13 के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। तो ऊपर 2 उसी तरह रहेगा, ये I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 पुट की, 2 1 2 प्लस 3 5, 2/5 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिर आपने B21 की वैल्यू मालूम करनी, जिसके लिए I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। 2 वैसे ही लिखो, ये I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, तो 2/5 बन जाएगा। फिर B22 की वैल्यू के लिए हमें IB2 और JB2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर 2 उसी तरह से रहा, 2I, तो I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे भी हमने 2 पुट कर दिया। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, 2/6 करेंगे बेटा तो 1/3 बन जाता है, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6 होता है। और उसके बाद फिर अब चले जाएंगे जी नेक्स्ट एंट्रीज, जो कि B23 है। तो उसके लिए I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। अगर समझ ना आ रही हो तो इसी को देख लो बेटा, पहले I होता है बाद में J होता है। ठीक है। तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 पुट कर दी इस रिलेशन के अंदर। ठीक है। 2 वैसे ही आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, 2/7 आ गया। इसी तरह से मेरे बच्चों जो है वो आपने अभी B31, B32, B33 की वैल्यू निकालनी है। तो B31 के लिए आप जब I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे, I की वैल्यू जो है वो 3 और J की वैल्यू 1। ठीक है। तो B31 बन जाएगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 6 प्लस 1 7, 2/7 बन जाएगा। इसी तरह से मेरे बच्चों 32 के लिए J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, 2 3 6 प्लस 2 8, ऊपर 2 है तो 2/8 बन गया। 2/8 को सिंप्लीफाई करो, 1/4 बन जाता है। 2 1 2, 2 4 8। इसी तरह से B33 के लिए I की वैल्यू भी 3, J की वैल्यू भी 3 पुट करनी पड़ेगी। 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 3 करोगे तो 2/9 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये सारी वैल्यूज उठा के आपने इसके अंदर पुट करनी। जैसे ये B11 की वैल्यू जो है वो 2/3 है, तो ये B11 की प्लेस है। ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। इस तरह कोई और एक मैं वैल्यू उठा लेता हूँ यहाँ पे B21 की, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा ये आपके पास सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये 2/5। तो आप देख सकते हैं 2/5 उसकी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज आपने इधर पुट कर देनी है, ये वाली जो मैट्रिक्स है। ठीक है। सब वैल्यूज मालूम कर लें, पुट करें, ये मेरे बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आ जाइए पार्ट नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर भी आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3/3 है, और उस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाने वाली जो एंट्रीज है बेटा उनकी वैल्यूज आपको यहाँ से पता चलेंगी। ठीक है। तो जिसकी जो जनरल फॉर्म होती है 3/3 की, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसके अंदर मौजूद जो 9 एंट्रीज हैं उन सब की वैल्यू बेटा हमने मालूम करनी है। ठीक है। वो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए मालूम करते हैं। और तरीका आपको पता है कि अगर आपने B11 की वैल्यू मालूम करनी है
तो i की जगह पे 1 लिख देंगे, j की जगह पे 1 लिख देंगे तो b11 बन जाएगा। ठीक है, फिर जो भी उसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। लिहाजा i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 पुट करोगे, b11 बन जाएगा। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि देखो i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर और नीचे वही i और j जमा हो रहे हैं, इसीलिए 1 का i भी 1 है, j भी 1 है, i1 j1, i का स्क्वायर j का स्क्वायर i प्लस j। सो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1 आ गया। फिर b12 के लिए i1 पुट करो, j2 पुट करो, b12 मिल जाएगा। ठीक है, सो i का स्क्वायर j का स्क्वायर यानी i1 j2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 5 बाई 3। इसी तरह बेटा b13 के लिए i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3 पुट करेंगे, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा 2 के टेबल पे, 5 2 5 द 10, 2 2 द 4, 5 बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा आपने जब b21 की वैल्यू निकाली है तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। सो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 पुट की, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 5 बाई 3 आ गया। फिर उसके बाद बेटा आपने b22 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2 पुट करनी पड़ेगी। तो i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो ये बन गया 4, ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, 2 प्लस 2 4। तो बेटा ये 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8 2 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आप i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b23 मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा 13, 2 प्लस 3 5। इसी तरह से b31 के लिए i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 9 और ये 1, 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, सिंप्लीफाई करो, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 5 बाई 2 आ गया। उसके बाद मेरे बच्चों फिर क्या करोगे आप, फिर आपने करना है जी b32 के लिए i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, ये 9, ये 4, 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। इसी तरह से मेरे बच्चों आप जब b33 की वैल्यू निकालेंगे तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू भी 3 पुट करनी पड़ेगी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, 9 प्लस 9 18, 18 बाय 6 करेंगे जो कि इक्वल टू होता है 3 के। अब बेटा ये सारी वैल्यूज उठा के आपने जस्ट इनके अंदर प्लेस कर देनी है, प्लेस करने के बाद हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी और यही मेरे बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, if A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, then find C matrix such that A plus B plus C is equal to 0। बेटा आपको A और B मैट्रिक्स दी जा रही हैं और कहा जा रहा है C मैट्रिक्स आप मालूम कीजिए अगर A plus B plus C का सम क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो बेटा आप ऐसा करें, इसी कंडीशन को यूज करें, A plus B plus C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर C मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, ये A इधर आके माइनस है, ये B इधर आके माइनस B। ठीक है बेटा, ओके। तो अब जो है वो आपने यहाँ माइनस लगा रहने देना, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा, साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, जैसे प्लस 3 था ना तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 1 था तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 2 था तो माइनस का 2, इस तरह सारे साइन इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी ऐसा ही होगा बेटा, आप ऐसा कीजिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे प्लस बन जाता है। ठीक है, सो 2 है प्लस का तो माइनस 2 हो जाएगा, इसी तरह 3 माइनस का था तो प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस का था तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट साइन इन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। ऐड करने का तरीका क्या होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। लाइक देखिए, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, यानी इस मैट्रिक्स के इस कोने में पाई जाने वाली एंट्री और दूसरी मैट्रिक्स के उसी कोने में पाई जाने वाली एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, -2 और -7 -9 हो जाएगा, 6 और 0 और 0 0, -6 -2 -8, -1 और +1 फिर 0, 1 और 3 कितने हो गए, 4, 0 एंड -4 इज -4, 3 एंड -2 करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें कहा जा रहा है फाइंड ए मालूम करें, और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए फिर दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और बराबर है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इस स्टेटमेंट को बेटा आपने इधर नोट कर देना है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद ए को हमने मालूम करना है। ए दरअसल एक मैट्रिक्स ही है जिसको बेटा हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके जी। अब मैथ का ये उसूल है कि जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है उसे हम इक्वल के एक तरफ कर देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। ऐसा ही है बेटा। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए,
इस मैट्रिक्स को इक्वल के इधर ले आइए। जब ये मैट्रिक्स यहाँ से उधर जाएगी ना बेटा तो ये इन्वर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात का बहुत ख्याल रखना है मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको सिखाया भी है कि जो प्रोडक्ट होती है ना मैट्रिक्स की वो कम्यूटेटिव नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। इसलिए जब आप एक मैट्रिक्स को इधर से इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसको उधर पड़ी हुई मैट्रिक्स के राइट साइड पर लिखना या लेफ्ट साइड पर लिखना, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उसका फिर तरीका ये होता है कि इधर देखिए जो ये मैट्रिक्स है ना वो ए के लेफ्ट साइड पर है, तो जब ये उधर जाएगी तो उधर पड़ी हुई मैट्रिक्स के भी ये लेफ्ट साइड पर ही आएगी। अगर आपने इसको राइट साइड पर लिख दिया क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बेटा जब ये यहाँ से इधर गई तो इन्वर्स होगी और इधर ये लेफ्ट साइड पर थी तो इधर भी हमने इस मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड पर ही इसको रखा। ठीक है, अब देखिए ये इन्वर्स वाली मैट्रिक्स इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और जब कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता बेटा, सेम टू सेम मिल जाती है। x इंटू आई इज इक्वल टू एक्स, जिसमें x कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो वापस आपको x ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना 1, उसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो नंबर चेंज नहीं होता। 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है बेटा तो वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। इसीलिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इस तरह से। और इस बात को आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे, फिर आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो सेम वही मैट्रिक्स मिलती है। ओके, अब बेटा इसके ऊपर क्योंकि -1 है यानी इन्वर्स है इसके, तो इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। एडजॉइंट कैसे लेते हैं मेरे बच्चों, बहुत आसान है। जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसका आप एडजॉइंट ले रहे हैं उसमें ये वाली एंट्री और ये वाली, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ बदल दिया जाता है। ये वाली एंट्री इधर, ये वाली एंट्री इधर आ जाती है। ठीक है, और जो ये वाले हैं दो, ठीक है, ये सेकेंडरी डायगोनल पे, ये इन दोनों के बेटा हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों सेम है तो इनको बदल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो सेकेंडरी डायगोनल में पड़े एलिमेंट है इनके साइन चेंज होने के, -1 और -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, यानी जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे लेते हैं मैंने यहाँ पर लेके बताया बेटा। देखिए ये वाली एंट्री इस एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, ये वाली एंट्री इस एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, बीच में माइनस आता है। ठीक है, तो 2 to the 4 -3 1 the 3, 4 में से 3 गए तो 1। तो बेटा इसका जो डिटर्मिनेंट है 4 - 3 यानी 1 आएगा। 1 डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंपली आपके पास जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आ जाएगी। 4 - 3 करेंगे तो 1 नीचे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब a इंटू दिस मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आपको a की वैल्यू चाहिए, अब इस मैट्रिक्स को भी उधर भेजना पड़ेगा। अब ये मैट्रिक्स a के राइट साइड पर पड़ी है, तो जब हम इसको यहाँ से उधर भेजेंगे तो उधर जाके भी ये राइट साइड पर ही आएगी। ठीक है बेटा, लेकिन जब यहाँ इक्वल के उस तरफ आएगी तो पावर इसकी -1 हो जाएगी, यानी इन्वर्स में चली जाएगी। ठीक, अब पहले आप इसका इन्वर्स मालूम कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इन्वर्स कैसे लेते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स एक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हो, इन्वर्स लेने जा रहे हो, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनको बदल दिया जाता है, इनके एलिमेंट्स को। 1 4 था ना, 4 1 कर दिया। और जो सेकेंडरी डायगोनल है बेटा उनके साइन बदल देते हैं। +3 था -3, +2 था -2 आ गया। और नीचे देखिए जी डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट मैंने रफ में यहाँ पर लेकर बताया हुआ है। इस इंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस इंट्री को इससे, तो 4 - 6 = -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वैल्यू है -2 की। उस -2 को हम शुरू में लिख देंगे -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में था ना ये, इसलिए -1/2 लिख सकते हैं। और इस मैट्रिक्स को बेटा इस मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए क्या उसूल होता है कि आप एक रो को सिलेक्ट करते हैं और जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 × 4 बन गया 8, प्लस -1 × -2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया जी, -1 - 2 प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी रो को बेटा हम सेकंड कॉलम से इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 3 माइनस का ये बन जाएगा बेटा -6, प्लस -1 × +1 बन जाएगा -1। ठीक है, उसी तरह जब आपने रो 1 को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और उनके आंसर रो 1 में ही आएंगे और हर कॉलम के बाद स्पेस देनी है आपने। ठीक है, फिर बेटा आपने जो सेकंड रो है
उसको कॉलम 1 से कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पेस देंगे थोड़ी सी उसको सेकंड कॉलम से, -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा और बेटा 2 इंटू 1 जो है वो आपके पास 2 रहेगा। ठीक है, यानी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये दो मैट्रिक्स की। अब 8 और 2 10 हो गया, 6 और -6 -1 माइनस का 7 हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 4 माइनस का 16 हो गया, उसके बाद 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, अब ये जो बाहर -1/2 है ना, इसको आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब या सिंपली आप कह लीजिए कि 10 के साथ -2 से डिवाइड करें, सबको -2 से डिवाइड कर लें, या -1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर लें, कहने का अंदाज अलग अलग, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 10/-2 -7/-2 -16/-2 11/-2। तो 2 1 2 2 5 10, तो माइनस का 5 आ गया, माइनस माइनस से कट गया 7/2 आ गया, माइनस माइनस से कट गया 2 1 2 2 8 16 8 आ गया और -11/2 आ गया। अब ये बेटा आपके पास वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो कि आपको मालूम करनी थी। पार्ट नंबर 2, फाइंड x। x मालूम कीजिए, अगर इस मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर आ जाए इस मैट्रिक्स के। तो बेटा x दरअसल एक मैट्रिक्स ही है जिसको हमने मालूम करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले किया था कि इधर वाली मैट्रिक्स इक्वल के उधर चली जाएगी, ठीक है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगी, क्योंकि वो छोटी मैट्रिक्स थी, 2/2 ऑर्डर की थी, इसके अलावा वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ये अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसको हम उस तरह से उधर लेके नहीं जा सकते, इसको हम एक और तरीके से हल करेंगे। ये जो एक्स मैट्रिक्स है ना बेटा, जो हमने मालूम करनी है, ठीक है, इस तरह की हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस आर्डर की मैट्रिक्स जो है वो सपोज करनी है, उसके अंदर इतने रोज होंगे, यानी 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो बेटा, एक ये मैट्रिक्स है, इसका आर्डर कितना है, 1 2 3 रो और 2 कॉलम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास 3 रो हैं इसके अंदर और 2 कॉलम है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक मैट्रिक्स एक्स। अब आपको नहीं पता उसका आर्डर क्या है, तो आप बेटा ऐसा कर लो, इधर लिखो रो क्रॉस कॉलम, आर और सी की वैल्यू भी हम मालूम कर लेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और याद रहे कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई ही तब होती हैं अगर उनके ये इंटरनल मैच करें, यानी पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो एक दूसरे के बराबर हो, तभी वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुई है तो ही ये आंसर आया ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स है ना एक्स, उसकी रोज कितनी है, रोज बेटा उसके अंदर 2 हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में ये चीज सिखाई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा 2 मैट्रिक्स को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका कितना होता है आर्डर। तो इधर से ये आ जाता है और इधर से ये आ जाता है, यानी कि 3 × C ये बनता है आपके पास। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट हमें उसने बना के दिया उसके अंदर क्या है, वो है 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम, यानी कि वो बराबर है आपके पास 3 × 3 की। अब देखो 3 × C बराबर है 3 × 3 की, इसका मतलब है कि C की वैल्यू फिर क्या होगी 3। तो रोज कितनी होगी, फिर यहाँ कॉलम कितने होंगे, सॉरी कॉलम्स बराबर हो गए 3 के। यहां से मेरे बच्चों आपको पता चलेगा कि जो मैट्रिक्स आपने यहां पे सपोज करनी है उसके अंदर होने चाहिए 2 रोज और 3 कॉलम। तो देखिए 2 रोज और 3 कॉलम मैंने यहां पर ले ली। बात समझ आ गई? मैं दोबारा से बता देता हूं, 2 मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होती हैं अगर उनके इंटरनल मैच कर दें। ये पहली मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 3/2 की है, दूसरी मैट्रिक्स जो x है वो हमें पता ही नहीं है, r × c लिखा। अब ये मल्टीप्लाई हुई है तो हो ही तब सकती जब इसके रोज कॉलम इसकी रोज के बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर हो। तो r की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 2, यानी रोज उसके अंदर 2 होंगी जो भी आपकी x मैट्रिक्स है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है ना वो इससे और इससे मिलके हमें मिलता है 3 × C, 3 × C। लेकिन आंसर तो उसने हमें खुद दिया हुआ, तो हम देख सकते हैं वो तो 3/3 है, इसका मतलब है 3 × C बराबर है 3/3 के। तो यहाँ पे फिर C की वैल्यू फिर क्या होगी 3, ये देखो 3 के इक्वल और C भी फिर जो है वो 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से रो 2 और कॉलम 3, तो हमने 2 रोज वाली और 3 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स सपोज कर ली। उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C D E F मैंने नाम दे दिया, आप अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, वरना आप A11 A12 A13 भी लिख सकते हैं, A21 A22 A23 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, अब इसको मैंने इसी तरह से लिखा, साथ में ये एक्स वाली मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दी और ये वाली जो है वो यहाँ लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया मेरे बच्चों, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का असूल क्या होता है बेटा, एक रो सेलेक्ट करते हो उसको एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, पहली इंटू को पहले इंटू से 3 × A 3 है, प्लस दूसरी को दूसरी से 2D,
उसके बाद फिर इसको आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू बी 3b, 2 इंटू ई 2e आ गया। उसके बाद फिर इसको मेरे बच्चों आप तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू सी 3c आ गया, प्लस 2 इंटू एफ 2f आ गया। इसी तरह से फिर बेटा आप ले लोगे सेकंड रो, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर उसको रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों को भी आती है, आप लोग इंशाल्लाह, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। इसी तरह से फिर आप बेटा ये थर्ड रो ले लेंगे, इसको कॉलम 1 से करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में शुरू में ही बता दिया था कि अगर किसी बच्चे को भूलती है तो वो दोबारा से रिवाइज कर ले, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है और इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आ गया। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और याद रहे दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो और उनका ऑर्डर इक्वल हो। एक रो, दो रो, तीन रो, एक कलम, दो कलम, तीन कलम, 3x3 की मैट्रिक्स आ गई, 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3x3 की, ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड आल्सो बी सेम, ठीक है। तो हम सिर्फ उन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सेम करेंगे जिनसे हमें मतलब है, यानी जिधर से हमें ये A B C D E F की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बेटा, जो ये वाली एंट्री है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको D की वैल्यू मिल जाती है 2, ठीक है, ये आ गई D की वैल्यू 2। अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये वाली 0 प्लस E होता है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, 4 वाली, तो E की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। और ये देखिए 0 प्लस F के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है 1, सो F की वैल्यू आ गई 1, 3 वैल्यूज आ गई आपके पास। उसके बाद मेरे बच्चों क्या करोगे, ये देखो ये 2a प्लस 0 यानी 2a किसके बराबर है, a के बराबर है, ठीक है। सो 2a जो है वो 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1/2, ठीक है। सॉरी, ये बेटा a की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह से 2b प्लस 0 यानी 2b किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 2b 2 के बराबर है, तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू फिर क्या आएगी 1, यानी 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बेटा 2c प्लस 0 यानी 2c किसके बराबर है, 0 के, अगर 2c 0 के बराबर है तो 2 जाके 0 से डिवाइड होगा, 0, c इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो c की वैल्यू आ गई 0। अब ये तमाम वैल्यूज इसके अंदर पुट करें, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, और d की वैल्यू 2, e की वैल्यू 4, f की वैल्यू 1, आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड नॉन जीरो मैट्रिक्स c सच दैट AC इज इक्वल टू BC। बेटा आपको A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है C एक नॉन जीरो मैट्रिक्स आप मालूम कीजिए इस तरह से कि A और C की जो प्रोडक्ट है वो B और C की प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे सबसे पहले C एक मैट्रिक्स जो है वो लेट कर देनी है 2 रोज और 1 कॉलम पर मुश्तमिल, यानी 2x1 ऑर्डर की। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माइंड में कैसे आएगा कि हमने इस ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे सपोज करनी है, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, जो उसने क्वेश्चन में हमें बताया वो ये बताया कि A और C की जो प्रोडक्ट है वो बराबर है B और C की प्रोडक्ट के, ठीक है। अब जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम, तो 1 रो आ गई और 2 कॉलम। अब जो आपकी C मैट्रिक्स है आपको नहीं पता उसका क्या ऑर्डर है, आप उसको कह दीजिए R क्रॉस C, ठीक है। तो आपको इतनी बात तो इल्म है ना, मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो सकती हैं अगर पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली रो के बराबर हों, ठीक है। इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर होंगे तो ही ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वैसे तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई करनी है हमने A को C के साथ, इसका मतलब है कि जितने इसके कॉलम है उतनी इसकी रोज होनी चाहिए। यहां से मेरे बच्चों पता चला कि इसके अंदर जो रोज होंगी ना वो आपके पास होंगी मेरे बच्चे 2, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, इधर भी वही हिसाब है, जो B मैट्रिक्स है वो 1 रो 2 कॉलम पर मुश्तमिल है, 1 रो और 2 कॉलम पर मुश्तमिल है। इसी तरह से जो आपकी C मैट्रिक्स है वो नहीं पता, वो R बाय C कर दीजिए। यहाँ से भी वही बात सिर्फ पता लग रही है कि रो जो है वो कॉलम के सॉरी इसके रो इसके कॉलम के बराबर है, यानी R 2 के बराबर है, वो तो हमें पहले पता लग गया। मसला तो ये है कि C की वैल्यू कितनी वो पता नहीं चल रहा। अगर हम रिजल्ट्स के ऊपर आए तो इसका रिजल्ट क्या है जी 1/C, इसका रिजल्ट क्या होगा जी 1 और बाय C, तो रिजल्ट दोनों के जो है ना इससे भी पता नहीं चलता कि C की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फिर मेरे बच्चों हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हम ले लेंगे, इसके अंदर कोई और वैल्यू भी हो C की तो भी चल जाती है, लेकिन हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं जो कि 1 हो सकती है, ठीक है, 1/1, और इधर भी हम ले लेते हैं 1/1।
ठीक है। तो जो हमारी सी मैट्रिक्स है ना ये वाली, ठीक है बेटा, उसका जो कॉलम्स हैं वो हम 1 सपोज कर लेते हैं। सो कॉलम इज इक्वल्स टू 1। यहां से पता लगा कि आपने एक मैट्रिक्स सपोज करनी है सी जिसके अंदर एक कॉलम हो और 2 रो होनी चाहिए। देखिए 2 रो और एक कॉलम। एंट्रीज क्या है, उनको एक्स और वाई सपोज कर लें, या कोई भी और नाम दे सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो ए वाली मैट्रिक्स लिखी बेटा हमने, फिर हमने सी वाली मैट्रिक्स लिखी, इसी तरह से इक्वल, फिर बी वाली मैट्रिक्स, फिर सी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली एंट्री को पहली एंट्री से 3 इंटू एक्स 3x, फिर प्लस दूसरी को दूसरी से प्लस 7y। इधर भी होगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 14 इंटू वाई 14y। ठीक है। अब याद रखना ये 2 एंट्रीज नहीं है, 2 एंट्रीज के दरमियान में कभी प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है। अब ये सारी एक ही एंट्री है, यानी इसके अंदर एक रो एक कॉलम है, इसके अंदर एक रो एक कॉलम है, 1 बाय 1 एडर की 1 बाय 1 एडर की। अब 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल हो, उनका ऑर्डर भी इक्वल हो, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। यानी इसके अंदर जो एक ही एंट्री पाई जाती है वो फिर इस एंट्री की इक्वल होगी। दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस एंट्री। अब यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, x इधर ले आता हूं मैं, y उधर ले जाता हूं। ठीक है। तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, और 14y इधर पहले से है, ये उधर चला जाएगा माइनस 7y। सो ये बेटा 3 में से 2 गए तो x बच जाता है, और 14 में से 7y गए तो 7y बच जाता है। अब x इज इक्वल टू 7y आ गया। ठीक है बेटा। तो आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो y है उसकी कोई एक वैल्यू है t, जो कि कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले सकते हैं, या कह दीजिए रियल नंबर है। ठीक है। अगर y जो है वो बराबर है t के, तो फिर x किसके बराबर होगा, क्योंकि x तो बराबर है 7y के, तो y तो t के इक्वल सपोज किया था, तो x की वैल्यू फिर 7t हो जाएगी। इस तरह से जो आपकी सी मैट्रिक्स है इसमें x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7t और y इज इक्वल टू t। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। इसमें कहा जा रहा है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। आपने z और t की वैल्यू मालूम करनी है, और साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। इंतहाई आसान क्वेश्चन, सीधा सीधा गुलाब जामुन है। अब देखिए, अब 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बराबर होती हैं। इसमें देखें 2 रो 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर बराबर है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी। देखो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये वाली। ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स के इस कोने में जो एंट्री पाई जाती है, दूसरी मैट्रिक्स के उसी कोने में पाई जाने वाली एंट्री, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, एक चीज। फिर देखिए जी, ये वाली जो एंट्री है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों बराबर होंगी, जी इज इक्वल टू 4, 2 चीजें। और ये वाली जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है वो इसके साथ है इक्वल में, तो टी इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब जो ये वाली है एक्स प्लस वाई, वो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसके इक्वल होगी। ठीक है। तो अब मेरे बच्चों क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपने सारी लिख दी। अब आपने क्योंकि इसका स्क्वायर फाइंड करा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लें, इधर भी और उधर भी। ठीक है। सो ये बन जाएगा 36, और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। ठीक है बेटा। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करें, इस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से देख के इधर पुट करें, 2 इंटू 8 16 बन जाता है बेटा। ये 16 उधर जाके माइनस कर दे, 36 में से 16 गए तो फिर 20 बचता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा सो दैट ए स्क्वायर प्लस आई अल्फा इज इक्वल टू बीटा टाइम ए। बेटा आपको 2 मैट्रिक्स बताई जा रही हैं, एक ए मैट्रिक्स है और दूसरी है बेटा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। और आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। इसके अलावा आपको साथ में एक रिलेशन दिया जा रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है बीटा टाइम ए मैट्रिक्स। ओके। अब क्योंकि इसमें ए का स्क्वायर इस्तेमाल होना है, तो हम ऐसा करते हैं, ये ए का ना पहले से स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर कैसे लेंगे बेटा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना आपने। ठीक है। उसका तरीकाकार क्या होता है बेटा, जो आपकी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहली एंट्री को पहली से 3 3 9 प्लस 7 चौके 28। ठीक है। फिर इसको दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, रो को पहली एंट्री को पहली के साथ 3 4 12 प्लस 6 4 24। ठीक है। अच्छा, अब याद रखें, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में स्पेस लाजमी देनी होती है। उसके बाद फिर आप सेकंड रो पे आ जाए, जब तक फर्स्ट रो में सारे आंसर फर्स्ट रो में आएंगे। ठीक है। ये देखें, सारे आंसर फर्स्ट रो में आए। उसके बाद फिर जब आप सेकंड रो में आएंगे, अब सारे आंसर सेकंड रो में आएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 जमा 6 7 42। ठीक है। फिर दूसरे कॉलम पे जा रहे हैं, स्पेस दे दी, 7 चौके 28
और 6 6 36, ठीक है। तो ये सारे आपने एक ही रो में लिखे जो कि सेकंड रो है। अब बेटा 9 और 28 37 होते हैं, 12 और 24 36 होते हैं, 21 और 42 63 होते हैं, और 28 36 जो है वो 64 होते हैं, ठीक है। ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर लो। ए स्क्वायर की जगह पे यही वाली वैल्यू पुट करो जो आपने पहले से बना के रखी है, और प्लस अल्फा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो उसने दी हुई है, प्लस बीटा टाइम ए मैट्रिक्स इक्वेशन वाली, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं, इसको वैसे लिखते हैं, अल्फा को ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो जीरो है तो जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा अल्फा आ जाएगा ये नंबर जो है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। उसके बाद बीटा भी एक नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको यूं मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ बेटा हम, तो हर एक के साथ जो है ना वो बीटा आ जाएगा, सही है। उसके बाद अब क्या है, इस तरफ दो मैट्रिक्स है, उनका सम बराबर है इसकी, तो पहले हम इन दोनों को जमा करते हैं ना, जमा करके एक मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। हम जानते हैं बेटा कि दो मैट्रिक्स जो है वो तब बराबर होती है अगर उनका आर्डर बराबर हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो, ठीक है। तो इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, आर्डर बराबर है, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी। ये वाली एंट्री इस वाले के बराबर होगी, ये वाली एंट्री इसके बराबर, ये वाली एंट्री इसके बराबर, और ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी, ठीक है। यानी एक मैट्रिक्स के जिस किनारे पे जो भी एंट्री पड़ी है दूसरी मैट्रिक्स के उसी किनारे पे पड़ी हुई एंट्री आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब अपने मतलब की चीजें देख लें जो आपको चाहिए। आपको बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू चाहिए, कहाँ से आसानी से मिल सकती है। ये देखें, ये 36 है और ये 4 बीटा, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। 36 इज इक्वल टू 4 बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 36/4 जो कि 9 के बराबर आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर आप ले लीजिए अल्फा चाहिए आपको। अल्फा किस केस में पाया जा रहा है, इसमें अल्फा पाया जा रहा है, इसमें अल्फा पाया जा रहा है। इसको लेंगे तो इसके इक्वल रखेंगे, अगर इसको लेंगे तो इसके इक्वल रखेंगे, किसी भी एक को आप ले लें। मैं इसको ले रहा हूँ, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इन दोनों को बराबर करता हूँ। तो 64 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6 बी, सॉरी बीटा, बीटा की वैल्यू ये है 9, 9 × 6 54। तो आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, 64 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 54 माइनस 64 माइनस का 10 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू -10 और बीटा इज इक्वल टू 9, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 पे आ जाए बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन बेटा, बल्कि आसान तरीन क्वेश्चन। इसमें 3 मैट्रिक्स हैं बेटा, इनको मल्टीप्लाई करना आपने। सबसे पहले इसको ना आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, चेक करें ये मल्टीप्लाई हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। ये एक रो है, 1 2 3 कॉलम, ठीक है ना, 1/3। इसमें देखें 3/3 है, 3/3 तो हो सकती है, ठीक है। तो करते हैं जी इन दोनों को मल्टीप्लाई। ये आपकी बस रो नंबर 1 है, इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा। x × 1 x प्लस -4 × 0 0 प्लस 2 × 2 4, एक से मल्टीप्लाई कर लिया, स्पेस। फिर इसको बेटा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × समथिंग इज 0, 1 × -4 इज -4, 0 × समथिंग इज 0, कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, स्पेस दे। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करें। x × 3 3x प्लस 4 × 0 0 प्लस 2 × 4 8 आ गया, ठीक है। और साथ में बेटा जी ये अब देखिए एक ही रो थी, सबसे मल्टीप्लाई कर लिया सब कॉलम से, और आगे कोई और रो है नहीं कि हम नीचे भी जाएं, ठीक है। तो जब तक एक रो चलती है सारे आंसर एक रो में ही आते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको लिख दीजिए इसी तरह से जो आपकी ये थर्ड वाली मैट्रिक्स है। अब देखिए x + 4 बन जाएगा, ये -4 रह गया, 3x + 8 हो गया, इसको इस तरह कर दीजिए। अब ये एक आपके पास रो है जिसके अंदर 1 2 3 एंट्रीज हैं, ठीक है, और आपके पास ये एक ही कॉलम वाली मैट्रिक्स है। ये एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, जरा चेक कर लें। एक आपके पास रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। उधर बेटा देखिए 1 2 3 3 रो है और एक कॉलम है, मल्टीप्लाई हो सकती है, करिए मल्टीप्लाई। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, x × x x² प्लस x × 4 4x, ठीक है बेटा। फिर प्लस आता है, दूसरी एंट्री को दूसरी से, -4 × 1 -4, फिर प्लस आता है, तीसरी एंट्री को तीसरी से, माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, -3x और -8 हो गया, ठीक है बेटा, और इक्वल टू 0 इस तरह से लिखिए। अब इन सबको इस तरह प्लस करके लिखें क्योंकि सारी ये एक ही नंबर बनेगा, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो इसी तरह इसको छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए आपके पास जो पहली मैट्रिक्स है उसका आर्डर क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम। दूसरी का है जी आपके पास 3 रो और 1 कॉलम। ये दोनों मैच करके यहाँ से आपको देख के पता लगेगा 1/1 आर्डर की मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में मिलेगी। तो ये समझे कि आपके पास एक ही एंट्री, यानी ये
ये 3 कॉलम मत समझ लीजिएगा। अक्सर बच्चों को सॉल्व करते हुए ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक ही एंट्री है, एक ही इसके अंदर ये रो है और एक ही ये कॉलम है, क्योंकि ये सब ऐड हो रही है। ठीक है, ओके जी। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पहले इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, इसको यूं ही लिखो, ये -4 यूं आ जाएगा, इसको भी विदाउट ब्रैकेट यूं ही लिखा हमने। ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 4x में से 3x गए तो 1x रह जाएगा, ये -4 -8 -12 हो जाएगा। इधर 0 है तो आप इसको नल मैट्रिक्स की सूरत में लिख सकते हो, यानी एक मैट्रिक्स बना दो, उसमें सिर्फ एक 0 लिख दो, एक ही एंट्री। और आपने नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी जिस ऑर्डर की आपकी, यानी 1 बाय 1, एक ही रो एक ही कॉलम। ठीक है, ओके। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसकी ये एंट्री इस एंट्री के इक्वल होगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करो, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी तो फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करते हुए हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -12 आए, और जमा करें तो आपके पास 1x आए, ये सिंपल x आए। ठीक है, तो 4 3 12 होता है ना। ठीक है, मैं आसान तरीका बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, 1 को -12 से मल्टीप्लाई करो, -12 आएगा। ठीक है, अब -12 के आपने वो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको माइनस करने से आपको 1 मिले। आप सोचोगे सर माइनस करने से क्या मतलब, अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो माइनस करने से बीच की टर्म आती है, अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर प्लस करने से बीच की टर्म आती है। तो देखिए 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है ना। तो 4 में से 3 गए तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो इस तरह से 4 और 3 हमने ले लिया। ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव तब होती है जब दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ साइन है वो टर्म बड़ी नंबर के साथ आप साइन लगा देते हैं। ये प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस का 4 और माइनस का 3। ठीक है बेटे, तो हम ऐसा कर लेंगे, प्लस का 4x कर लेंगे, माइनस का 3x कर देंगे। तो देख भी सकते हैं 4x में से 3x गए तो वापस वही 1x आपको मिल जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, +4 × -3 -12 होता है, इनको प्लस करने से आपको प्लस का 1 मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ये पेयर और एक ये पेयर, यहाँ से मेरे बच्चों आप x कॉमन ले लोगे, x + 4 रह जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन जाएगा, तो साइन भी चेंज हो गई। 3 1 3 3 4 12 होता है ना, तो यहाँ से x रह गया, 3 कॉमन चला गया, और 3 4 12 यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, माइनस कॉमन जो है दोनों में से, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब मेरे बच्चों देखो, इस पार्ट में से पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, x + 4 की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद इधर से क्या रह गया, x, फिर ये माइनस, इधर से क्या रह गया, 3। तो ये बेटा इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गई। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर लो, यानी x + 4 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू -4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू +3 आ जाएगी। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट x² - 4x - 5i इज इक्वल्स टू 0। बेटे बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको x मैट्रिक्स बता दी गई है और आपने बेटा प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको x का स्क्वायर नजर आ रहा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले x का स्क्वायर बना लेते हैं। वो कैसे होगा बेटा, x को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये x वाली मैट्रिक्स उसके साथ फिर उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। और बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप पहले एक रो को सिलेक्ट करते हो, फिर उसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, उसका तरीका ये होता है, पहली एंट्री को पहली से, प्लस दूसरी को दूसरी से, प्लस तीसरी को तीसरी से। तो ये आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, मैंने इसी तरह किया है, 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 4 एंड 2 × 2 इज 4। इसी तरह से फिर यही रो रहेगी, उसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। ठीक है, इसमें भी यही होगा कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। 2 1 2 + 2 1 2 + 2 2 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह बेटा फिर इसको हम थर्ड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 इज 2, 2 × 2 इज 2, 2 × 2 4 और 2 × 1 इज 2। ठीक है, जब आपने फर्स्ट रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके तमाम आंसर फर्स्ट रो में ही आएंगे। उसके बाद बेटा फिर आप आ जाएंगे सेकंड रो के अंदर, और उसमें भी आप यही काम करेंगे, एक एक करके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 × 1 इज 2, 1 × 2 इज 2, 2 × 2 इज 4 कर लिया। फिर स्पेस दे दें, फिर सेकंड कॉलम से 2 × 2 इज 4 और 1 × 1 इज 1 और 2 × 2 इज 4। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट आप इस कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 इज 4, 1 × 2 इज 2, 2 × 2 इज 2 × इस पे सॉरी ये वाली थर्ड कॉलम है, तो 2 × 1 इज 2। अच्छा बेटा उसके बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे जो आपका तीसरा रो है, और जब आपके दूसरी रो मुकम्मल होगी, उसके सारे आंसर दूसरी रो में आ गए। अब आप तीसरे पे आ जाए बेटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पहली एंट्री पहली से, 2 × 1 इज 2, 2 × 2 इज 4, इसी तरह से 1 × 2 इज 2, स्पेस दे देंगे। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 2 × 2 इज 4,
प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 और उसके बाद फिर 1 इंटू 2 इज़ 2। उसके बाद मेरे बच्चों फिर थर्ड कॉलम बचता है 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू 1 इज़ 1। ठीक है, अब इन सबको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करके बेटा देखिए 1 + 4 + 4 9, 2 + 2 + 4 8 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 4 8 हो जाएगा, 2 + 2 4 + 4 8 और 4 + 4 8 और प्लस 9 हो जाएगा, और 4 + 4 8 और 2 + 2 + 4 8, 2 + 2 + 2 8 और 4 + 4 9 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, तो आसानी से आपने इनको प्लस कर लिया। ये आपके पास बेटा एक्स के स्क्वायर वाली जो है वो बन के आ गई है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, जब एक्स के स्क्वायर की वैल्यू बन के आ गई, अब दोबारा उस रिलेशन को लिखिए जो उसने आपको दिया प्रूव करने के लिए, और इसमें बेटा आप एक साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें क्या एक्स का स्क्वायर है, फिर -4 टाइम एक्स है, फिर -5 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। ठीक है, और हमने फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू जो हमने बना के रखी है बेटा, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर 4 और एक्स की ये वाली वैल्यू, ये जो एक्स का मैट्रिक्स था यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर -5 टाइम आई। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, अब यहाँ पर जो चल रही हैं सारी मैट्रिक्स बेटा वो 3/3 की चल रही हैं, तो एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तभी अगर उसका ऑर्डर सेम होगा। तो हमने भी 3/3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें 3 रो हो 3 कॉलम हो, और इसकी निशानी ये होती है बेटा कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सारी एंट्रीज 1 के बराबर होती हैं और उसके अलावा तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है बेटे, इसको वैसे ही लिखो। अब ये जो 4 है ना, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो सब के साथ, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 2 दा 8, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, इस तरह सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर -5 है तो ये भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें बाकी सब 0 हैं, ये 3 ही है तो ये 5 5 और 5 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे बच्चों आप चाहो तो इन दो को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, बाद में उसमें आंसर में से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर आप तीनों को इकट्ठा भी लेके जा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाले साइन तो है नहीं, सारी की सारी पॉजिटिव हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसकी पहली एंट्री देखें, इसकी पहली एंट्री, इसकी पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये आपस में हल हो सकती हैं। तो 9 - 4 - 5, 9 - 4 - 5 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद बेटा इसकी दूसरी एंट्री 8 - 8 - 0, ठीक है, 8 - 8 0, ये भी 0 हो गया। इसी तरह से ये 8 - 8 - 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 - 8 - 0 इज 0। इसी तरह बेटा ये 8 - 8 - 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, 8 - 8 - 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए बेटा 9, उसके बाद फिर -4 -5, तो 9 - 4 - 5, ये -9 + 9 ये भी कट के ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिर ये देखिए ये 8 सॉरी ये वाला 8 फिर -8 और फिर ये 0, तो 8 - 8 0, 0 - 0 भी 0 होता है। ठीक है बेटा, तो 8 - 8 - 0 इज आल्सो 0। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए बेटा, ये 8 - 8 और -0 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 - 8 - 0 इज 0। उसके बाद फिर बेटा देखिए 8 - 8 - 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 लिख दें। फिर बेटे 9 - 4 - 5, ठीक है, सो 9 - 4 - 5 बन जाता है माइनस का 9, +9 -9 कट के ये भी 0 हो गया। तो आपके पास ये एक नल मैट्रिक्स आ गई जो कि 0 के बराबर होती है, लिहाजा हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is equals to this matrix then find alpha and beta such that A square plus alpha time identity matrix is equals to beta time A matrix। बेटा हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, और उसके लिए हमें ये एक रिलेशन दिया जा रहा है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, और ये बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस रिलेशन में आपको बेटा ए का स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो क्योंकि ए का स्क्वायर इस्तेमाल होगा इसलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ए का स्क्वायर बना लेते हैं। तो ए को खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ए इंटू ए, तो बन जाएगा ए का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है बेटा, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से, यह रहेगा 4 + 3। ठीक है, फिर आपने बेटा रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली एंट्री को पहली एंट्री से 2 1 2 प्लस दूसरी को दूसरी से 1 × -3 इज -3। जब आपने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके दोनों आंसर आपके देख सकते हैं बेटा फर्स्ट रो में ही आएंगे। फिर आपने आ जाना सेकेंड रो के ऊपर, इसको फर्स्ट कॉलम से 3 2 6 और फिर उसके बाद बीच में प्लस आएगा, 3 × -3 इज -9, फिर स्पेस दे दें, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 प्लस 3 × -3 + -3 प्लस का 9 बन जाएगा। तो सेकंड रो के आंसर बेटा
सेकंड रो में ही आएंगे, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो जाते हैं, 2 में से 3 गए तो माइनस के 2 माइनस 3 गए तो -1 रह जाएगा, 6 माइनस 9 करेंगे तो -3 और 9 और 3 12 होते हैं। ये बेटा आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। ए स्क्वायर तो बेटा ये हमारे पास बना हुआ पड़ा हुआ, ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, प्लस अल्फा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपको खुद से याद होनी चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अंदर तमाम एंट्रीज 1 हो, उसके अलावा तमाम एंट्रीज 0 हों। कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह की होती है, यानी मुख्तलिफ आर्डर की होती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हम कौन से लेने जा रहे हैं? देखो बेटा, इसने इसके साथ ऐड होना है, बीच में प्लस है, तो ऐड वही मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। अब क्योंकि ये 2/2 की है तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, ठीक है बेटे। और बीटा टाइम ए है तो ये बीटा आगे साथ में ए वाली मैट्रिक्स ये पड़ी हुई है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये तो दोनों 0 हैं, इन दोनों की जगह पे अल्फा अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से बीटा इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, बीटा 2 बीटा बीटा 3 बीटा -3 बीटा। अब मेरे बच्चे देखो, इधर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, वो बराबर है इस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो हम इन दोनों को पहले ऐड करके एक बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली है, 7 प्लस अल्फा हो जाएगा, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, -1 प्लस 0 -1 रहेगा, -3 और 0 -3 रहेगा, 12 प्लस अल्फा बटे 12 प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी एक मैट्रिक्स आ गई, इधर भी एक मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल बताई जा रही है, बीच में इक्वल का निशान है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर भी सेम होगा, जो कि नजर आ रहा है 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, ठीक है। सो बीटा फिर इसके किसके इक्वल आ गया? बीटा इज इक्वल टू -1, डायरेक्टली वैल्यू मिल गया आपको। फिर इसको आप मेरे बच्चे इसके इक्वल कर दें, क्योंकि ये आपस में यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैं बार बार बताता हूँ, इस मैट्रिक्स के इस कोने में जो एंट्री पाई जाती है, दूसरी मैट्रिक्स के भी उसी कोने के अंदर पाई जाने वाली एंट्री को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बराबर कर दे बेटा। अब यहाँ पर 7 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा एक रिलेशन आ गया। अब बीटा तो -1 है, -1 बीटा की जगह पे पुट कर दें, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, 7 इधर प्लस हो रहा था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -2 -7 बेटा माइनस का 9 बन जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू -9 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 7, Consider any two particular matrices A and B of your choice। दो मैट्रिक्स ले लो बेटा, A और B, अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर हो उसके अंदर, एंट्रीज कुछ भी हो उसकी, ठीक है। ऑर्डर जो उसने बताया वो होना चाहिए 2/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, यानी पहले A आ रहा है बाद में B आ रहा है। A का ऑर्डर जो होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए और जो B का ऑर्डर होना चाहिए वो 3/2 होना चाहिए, तरतीब के साथ, ठीक है। एंड शो दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। और आपने ये साबित करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। तो चलिए हम ए और बी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, अपनी मर्जी से इनकी एंट्रीज डिसाइड करो जो भी है। ऑर्डर जो उसने बताया वो रखना है, एक ऑर्डर रखना है 2/3 यानी 2 रो 3 कॉलम, तो 2 रोज आ गई 3 कॉलम आ गए, 1 2 0 0 2 1, 0 और भी बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बी वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2, यानी 3 उसके अंदर रोज होनी चाहिए, 2 कॉलम, 1 2 3 रो और 2 कॉलम, 1 2 3 0 2 1। छोटे नंबर ले लें, कोशिश करें नेगेटिव नंबर ना लें जिससे आपसे कुछ गलती के चांस हो जाए, वरना ले हर कोई सकते हैं आप, ठीक है। छोटे नंबर लें, ज्यादा जीरो शामिल करें और पॉजिटिव नंबर लें, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना तो पहले बना के रख लेते हैं। ये ए और बी आ गया ना, तो ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बेटा, अगर ये ए है ना तो इसकी जो ये रो है ना, ये रो बदल जाएगी कॉलम के अंदर, ये देख सकते हैं कॉलम में बदल गई है। 1 2 0 है तो ये बन जाएगा 1 2 0। इसी तरह से जो सेकंड रो है 2 0 1 है तो ये 0 2 1 0 2 1 बन गई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये ट्रांसपोज आ गया ए का। इसी तरह बी का ट्रांसपोज में जो रो 1 है वो कॉलम 1 में बदल जाएगी, जो रो 2 है वो कॉलम 2 में बदल जाएगी और जो रो 3 है वो बेटा जी कॉलम 3 में बदल जाएगी। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर जिसमें ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो पहले ए और बी मल्टीप्लाई करो ना, ये ए मैट्रिक्स आ गई, ये बी मैट्रिक्स आ गई, ये दोनों पढ़ी हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब बेटा तरीकाकार क्या होता है, आपने फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली एंट्री को पहली से प्लस दूसरी को दूसरी से प्लस तीसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, 0 into 2 is 0, ठीक है, बीच में प्लस प्लस लगाया। फिर आपने स्पेस दे देनी है, फिर दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे। पहली एंट्री को पहली से 2 1 2, दूसरी को दूसरी से 2 0 0, फिर तीसरी को तीसरी से 0 into 1 is 0,
ठीक है, बीच में प्लस प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आप सेकेंड रो पे आ जाएंगे, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली को पहली से 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 2 इज 2, सबको जमा कर लो। उसके बाद फिर बेटा इसको सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो अब ये 6 और 1 7 बन गया, ये 2 रह गया, 6 और 2 8 और ये 1 रह गया, ये आपके पास ए बी आ गई। मगर अब आपने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज, जब आप इसके ऊपर टी लिख देंगे इसका मतलब है कि आपने ए बी का ट्रांसपोज दिया। ट्रांसपोज में बेटा क्या करना है, ये जो आपकी रो 1 है वो कॉलम 1 में बदल जाएगी, ये 7 1 है 7 2 है ना, तो ये देखिए बेटा ये 7 2 में बदल गई, रो कॉलम बदल गई। इसी तरह से ये आपका 8 1 है ना, तो वो इस तरह कॉलम में बदल जाएगा, ये देखिए ये 8 1 का कॉलम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक साइड सॉल्व होगी, अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड में बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे बच्चों आपका बी ट्रांसपोज है, ये आपका ए ट्रांसपोज है, तो पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, इसीलिए पहले आपने बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिखनी है, फिर आपने ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है, ओके। और मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ये आपके पास बेटा एक रो है, इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें, पहली इंटू को पहली से 1 इंटू 1 इज 1, प्लस दूसरी को दूसरी से 3 इंटू 2 इज 6, प्लस 2 इंटू 0 इज 0। उसके बाद फिर स्पेस दे दें और मेरे बच्चों आप आ जाएंगे सेकंड कॉलम के ऊपर, ठीक है। और 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 1 इज 2, ओके, बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। फिर आपने फर्स्ट रो को जब मल्टीप्लाई किया कॉलम से किया तो सारे आंसर फर्स्ट रो में आ गए। अब आप सेकंड रो के ऊपर आ जाइए, उसको फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 0 इंटू 2 इज 0, प्लस 1 इंटू 0 इज 0, ओके। इसी तरह से फिर आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। आप देखें 6 और 1 7, 6 और 2 8, 2 और 0 0 2 रहेगा, 0 0 प्लस 1 इज 1। अब देख लो मेरे बच्चों, ये आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज था, ये बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज है। देखिए 7 7 2 2 8 8 1 1 बिल्कुल उसके बराबर आ गया। हम लिख देंगे दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। कंसीडर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी। कोई सी दो मैट्रिसेस ले लीजिए, एक ए और दूसरी बी, ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी की, यानी उसके अंदर कोई से भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, ऑफ ऑर्डर 3/3, लेकिन उसका जो ऑर्डर होना चाहिए बेटा वो 3/3 का होना चाहिए, यानी 3 रोज 3 कॉलम होनी चाहिए। एंड शो दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और इसको आपने शो करना है कि अगर a और b को जमा करके उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर होना चाहिए a का ट्रांसपोज जमा b का ट्रांसपोज के, ठीक है बेटा। ओके जी, सबसे पहले हम a और b दो मैट्रिसेस ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। तो देखिए बेटा 1 2 3 रो और 3 आपके पास कॉलम है, ठीक है। अब इनके अंदर एंट्रीज कुछ भी ले सकते हैं, कोशिश करें बेटा नेगेटिव ना लेने को मैंने आपसे कहा कोई भी एंट्री आप लिख सकते हैं इसके अंदर। कोशिश करें सारे पॉजिटिव रखें, छोटे नंबर रखें, 2-3 जीरो भी ऐड कर लें उसके अंदर, ताकि क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो बेटा हमने ये ए मैट्रिक्स जो है वो ले लिया, ये हमने बी मैट्रिक्स ले लिया है। अब हम क्या करते हैं जी, इनका ट्रांसपोज, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा ना आगे, तो ट्रांसपोज भी इधर ही ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, आपने सिंपली करना ये होता है कि जो रोज है उसको कॉलम में बदल देना है। रो 1 कॉलम 1 में बदल जाएगी और जो रो 2 है बेटा वो कॉलम 2 में बदल जाएगी। इसी तरह से जो रो 3 है वो आप देख सकते हैं मैंने कॉलम 3 में बदल दी, ये ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज में ये जो रो 1 है वो कॉलम 1 में बदल जाएगी, ठीक है। और जो रो 2 है उसको हमने कॉलम 2 में बना दिया, और जो रो 3 है ना बेटा उसको हमने कॉलम 3 में बदल दिया। तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पर बस इतना सा काम होता है। उसके बाद बेटा हमने जो है वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने इस साइड को सेट के इक्वल प्रूव करें, तो हम पहले ये साइड ले लेते हैं। इसमें राइट हैंड साइड में हमने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को जमा करना है ना, तो ये आगे वैल्यू ए ट्रांसपोज की प्लस ये वैल्यू आगे बी ट्रांसपोज की। अब सिंपली आपने प्लस करना है, प्लस करते हुए आपने क्या करना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। 1 + 0 इज 1, 0 + 2 इज 2, 3 + 0 इज 3, और 2 + 1 इज 3, 1 + 3 इज 4, 0 + 2 इज 2, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 2 + 0 इज 2। आसान है, ये इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर आ जाए। अब आपने a + b होल ट्रांसपोज को मालूम करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको a b को प्लस करना पड़ेगा, a + b। ये बेटा आपके पास a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, दोनों को हमने प्लस कर दिया, a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 1 + 0 इज 1, 2 + 1 इज 3, 1 + 0 इज 1, 0 + 2 इज 2, 1 + 3 इज 4, 0 + 1 इज 1, 3 + 0 इज 3, 0 + 2 इज 2, 2 + 0 इज 2।
तो ये बेटा आपके पास a प्लस बी आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी मालूम करने के बाद आपने इधर ट्रांसपोज लिख देना बेटा, और इधर इसकी जो रो है रो 1 उसको कॉलम 1 में बदल देना है। 131 131 कॉलम 1 में बदल गई। इसी तरह से जो रो 2 है बेटा उसको कॉलम 2 में बदल देंगे, और जो रो 3 है उसको कॉलम 3 में बदल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हमारे आंसर सेम आए कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 सेम, 3 4 2 सेम, 1 1 2 सेम। तो बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आई, लिहाजा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ A and B are the two matrices such that AB is equals to B and BA is equals to A, find A square plus B square। बेटा कहा जा रहा है कि A और B आपके पास दो मैट्रिसेस हैं इस तरह से कि A और B की जो प्रोडक्ट है वो B के इक्वल है, B और A की जो प्रोडक्ट है वो A के इक्वल है। आपने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है बेटा। अब बात ज़रा ध्यान से सुनेगा बेटा, यहाँ पर A मैट्रिक्स जो है वो B के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और रिजल्ट में फिर आपको B ही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि किसी मैट्रिक्स के साथ हम दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और आपको सेम टू सेम वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए, इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको चेंज नहीं करती, ठीक है। अब देखिए B के साथ A को मल्टीप्लाई किया गया है और आपको दोबारा रिजल्ट B ही मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A मैट्रिक्स है बेटा ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसमें कह रहा है कि जो B मैट्रिक्स है उसको जब A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर A मैट्रिक्स आता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स, लेट्स सपोज कोई सी भी एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। इसके साथ जब आपने B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो A बदला ही नहीं है, वापस आपको A उसी तरह मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हुई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तभी A के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, मल्टीप्लाई करने के बाद वो वापस A ही रहा, ठीक है। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है कि A B आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तभी B से मल्टीप्लाई होने के बाद B में चेंज नहीं ला सका। B भी आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तभी B A से मल्टीप्लाई होने के बाद A में कोई चेंज नहीं लेके आ सका, ठीक है। तो A भी आइडेंटिटी है, B भी आइडेंटिटी है, ओके। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी A को मैं A से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको फिर अगेन बेटा आंसर A ही देगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो चेंज उसको नहीं करती। तो मेरे बच्चों अगर मैं A को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, यानी कि A का स्क्वायर भी मुझे किस सूरत में मिलेगा, A सूरत में मिलेगा। और अगर इसी तरह फिर अगर B भी आइडेंटिटी है तो B को अगर मैं B से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे फिर भी आंसर B ही मिलेगा, यानी कि B का जो स्क्वायर है वो भी मुझे B की सूरत में ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आप मालूम करो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब क्योंकि हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट से पता लग गया कि A भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, B भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर चेंज तो लाती नहीं है। तो बेटा ये आपको वही मैट्रिक्स A वापस मिल जाएगी, ठीक है। फिर प्लस जब B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर उसको चेंज नहीं करेगी, वो उसको आइडेंटिटी ही रहने देगी, यानी B मिलेगी। तो मतलब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। ये रिजल्ट मेरे बच्चों हमें चाहिए। तो ये रिजल्ट अब हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, देखिए जरा। अब आपके माइंड में एक स्केच बन गया। अब हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर। ये दोनों स्टेटमेंट जो उसने बताई हैं, AB इज इक्वल्स टू B और BA इज इक्वल्स टू A, इन दोनों को बेटा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक को कहिए रिलेशन 1, इक्वेशन 2 कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ मालूम करनी है उस पर आ जाओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब वहां पे आपको नजर आ रहा है बेटा कि आपको आंसर A प्लस B में लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो A की जगह पे हम लिख देते हैं जी BA उसका स्क्वायर, और B की जगह पे लिख देते हैं जी AB, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दोनों दो चीज़ें सेम जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो BA को BA से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह से AB को हमने AB से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है मेरे बच्चों। अच्छा, अब इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दीजिए, इसी तरह लिखिए BA, इसी तरह यहाँ पर भी AB, ठीक है। और उसके बाद हम सबसे पहले सिर्फ इस सेंट्रल रीजन को डील कर लेते हैं। सेंट्रल रीजन में बेटा आप देखें ना, ये कितने हैं जी, 1 2 3 4, और हमने किस में लेके जाना, सिर्फ एक सिंगल में। ये कितने हैं, 1 2 3 4, हमने किस में लेके जाना, सिंगल में। तो हमने पहले इनको फैलाया क्यों, फैलाया इसलिए ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए।
समझ गए बेटा? अच्छा, और अगर आप कहते हैं कि आप स्क्वायर खत्म करना था तो a इंटू ए लिख देते, तो फिर हम इनका इस्तेमाल ना कर सकते, ये वजह थी। तो हमने क्या किया, ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके, हमने a की जगह b पुट किया, b की जगह a भी पुट किया, फिर इनके स्क्वायर लिए, सेम टू सेम आगे। अब ये a b a जो है ना, इस तरह से सारे विदाउट पावर यानी स्क्वायर पावर के बिना आ रहे हैं, ये भी इसी तरह से आ रहे हैं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें से रिड्यूस करने हैं, रिड्यूस करके बेटा इसको सिंगल पे लेके आना है। रिड्यूस कैसे करेंगे? जिस तरह पहले हमने फैलाया उसी तरह वापस रिड्यूस करेंगे। इसको इस्तेमाल करते हुए फैलाया, इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको रिड्यूस करेंगे। देखना कैसे, ये सेंटर वाले देखो जी, बी ए लिखा हुआ है, ए बी सॉरी ए बी लिखा हुआ है, ए बी ये दोनों मिलके किसके इक्वल होते हैं? सिंगल बी के इक्वल। तो इसकी जगह पे आप बी कर देंगे, इसलिए पहले मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए ये जो सेंट्रल रीजन है इसका बी ए है, तो बी ए को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, तो बी ए मिलके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ए में। तो यहाँ जो चार चार थे, जब आप इसको ब्रैकेट्स में करने के बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट में इसलिए पुट करूँ ताकि आपको पता चले कि सर ने किसकी वैल्यू पुट की है। तो बी वैसे ही आया, ए वैसे ही आया, इस ए बी की जगह पे बी आ गया। अब देखो 4 से रिड्यूस होकर 3 पे आ गए, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर बी ए इक्वल टू ए है, तो ये भी 4 से 3 पे आ गए। सही है बेटा? ओके, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले इन दोनों को डील कर लेते हैं। इन बी को बी के साथ तो हमने लेके चलना नहीं, वरना हम शुरू में ही ए ये बी कर लेते, हम इस रिलेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बी और ए को ले लेंगे फिर ब्रैकेट के अंदर, इधर ए और बी को ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। इन दो से फिर हम इसको एक में लेके आएंगे। बी ए किसके इक्वल है? ए के इक्वल, तो ले लिया हमने ए बी किसके इक्वल है? बी के इक्वल, तो ले लिया हमने बी। यहाँ पर बी, ये देखे ना, ए बी की जगह बी आ गया और बी ए की जगह पे ए आ गया। सही है मेरे बच्चों? अब देखो, अब आपके पास जो है वो ये वाला बी और इधर से ए आ गया, ये वाला ए और इधर से बी आ गया। अभी भी दो दो हैं, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ए प्लस बी आना चाहिए। ओके, तो बी ए किसके बराबर है? ए के। तो इसी रिलेशन को फिर इस्तेमाल करेंगे, बी ए की जगह पे ए आ जाएगा। ए बी किसके बराबर है? बी के, तो यहाँ पे बी आएगा। तो बेटा ए प्लस बी आपके पास आंसर आ गया। जो रिलेशन आपको लेके आना चाहिए था वही रिलेशन आप लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A is a general matrix of order 3 by 3 and Aij is equals to I square minus j square, check whether A is symmetric or skew symmetric। बेटा आपको कहा जा रहा है कि A हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है जी 3 by 3। अब उस जनरल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो बेटा आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसके जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो जनरल मैट्रिक्स है वो बना सकते हैं 3 by 3 की। अब इसमें लिखा है ना Aij, ठीक है। इसका मतलब है कि आर्डर 3 by 3 है तो 3 रोज होंगी और 3 इसके अंदर कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो जो पहली एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने बताया Aij, ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो पहली एंट्री आएगी बेटा वो उसके साथ जो एड्रेस होता है ना वो आप उसके साथ यहाँ लिखते हो। अब देखें ये फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की अंदर मौजूद है ये एंट्री, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको A11 कहते हैं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली, ये दरअसल सेल का एड्रेस ही समझ लें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाली, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाली, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपके पास जनरल मैट्रिक्स बन के आ जाती है। अब इसके अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज की वैल्यू मेरे बच्चों आपको इस फॉर्मूले से मिलेंगी, ठीक है। इसमें अगर आप A11 की वैल्यू मालूम करना चाहते हो तो भाई आपने क्या करना है, I और J की जगह 1 पुट कर देना है, तो ये A11 बन जाएगा और इधर आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना है। देखो जैसे A11 के लिए मैंने I1 पुट किया, J भी 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0, ठीक है। और A12 के लिए I1 पुट करेंगे, J1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 1 है, ये माइनस का 4 बन गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 बन जाएगा। इसी तरह बेटा A13 के लिए I1 पुट करोगे, J3 पुट करोगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 माइनस 9 इज माइनस 8। इसी तरह से A21 के लिए I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बेटा आपके पास 3 होता है, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3। इसी तरह बेटा A22 के लिए I और J को दोनों 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, ठीक है। इसी तरह फिर A23 के लिए बेटा I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन जाता है जी 4 माइनस 9 माइनस का 5, ठीक है। इसी तरह बेटा A31 के लिए आपको I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, माइनस 1
8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A32 के लिए I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी बेटे। ठीक है, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा। फिर बेटा A33 के लिए I को भी 3 पुट करना पड़ेगा, J को भी 3 पुट करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तमाम एंट्रीज की वैल्यूज निकालनी है आपने। इस मैट्रिक्स के अंदर वो सारी वैल्यूज पुट कर देनी, 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 माइनस 5 8 5 0। ये सारे आंसर्स यहाँ से देख के इनकी जगह के ऊपर अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई है। अब उसके बाद हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। उसके लिए बेटा हम ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ट्रांसपोज असल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है, अगर असल मैट्रिक्स के बराबर ना आए बल्कि उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। जैसे देखिए ये आपके पास ए मैट्रिक्स थी ना, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। मैंने क्या किया, इसकी जो रो 1 थी उसको बेटा मैंने कॉलम 1 में बदल दिया, रो 2 को कॉलम 2 में बदल दिया, रो 3 को कॉलम 3 में बदल दिया। तो उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि क्या कुछ चेंजिंग आई है, तो चेंजिंग आई है, नंबर्स तो वही है लेकिन उनके साइन बदल गए हैं। देखिए +3 -3 +8 -8 -3 +3 +5 -5 -8 +8 -5 +5, साइन बदल गए, नंबर सारे के सारे वही हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके साइन बदल जाएंगे। सो माइनस ऑफ, अगर ए इसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए में क्या होगा, -3 +3 हो जाएगा, -8 +8 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, प्लस का 8 -8 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपके पास माइनस ए आ गई। अब देखिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल तो नहीं है, बट माइनस ए के इक्वल है, 0 0 -3 -3 -8 3 3 0 0 -5 -5 8 8 5 5 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। Question number 11. For any matrix A, prove that A power n transpose is equals to A transpose power n. बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। इसके हम ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में है जी A पावर n का ट्रांसपोज। ठीक है, अब A पावर n का मतलब मेरे बच्चों ये है कि A जो है वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जी n टाइम a का मतलब है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए करते 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 आखिर तक जो आखिरी होगा वो भी क्या होगा, a ही होगा। तो बीच में कुछ डॉटर्स लगा दें तो पहले से लेके आखिर तक सभी a होंगे एक जैसे। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद फिर होल ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज सब पे अप्लाई हो जाएगा, a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज करते करते आखिर तक a ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितने a थे, n टाइम। तो अब सबका ट्रांसपोज हुआ तो अभी ए ट्रांसपोज कितने होंगे, वो भी n टाइम होंगे, n टाइम ए ट्रांसपोज है ये। तो उसको हम फिर हम यूं लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज की पावर n विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। x और y मैट्रिक्स को हमने मालूम करना है सच दैट 2x minus y is equal to this matrix and x plus 3y is equal to this matrix। बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये जो दो इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह की हैं और उसी तरीके से ही हम इसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बेटा, उसमें हम क्या करते थे कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे या सेपरेट कर लेंगे इस तरह से कि एक वेरिएबल बीच में से ख़त्म हो जाए और दूसरे की वैल्यू मिल जाए। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। वहाँ पर भी बेटा हम क्या करते थे, कोई सी दो टर्म जो है वो दोनों के अंदर सेम बनाते थे, यानी चाहे आप x वाली सेम बना लें चाहे आप y वाली सेम बना लें, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे। अब मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, ओके जी। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर 2x और -y है। ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर x और 3y है। ना x वाली मैच कर रही है ना y वाली मैच कर रही है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि इसके साथ 3 को लेके आ जाएं तो ये -3y ये +3y, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो y खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है ना, ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 टू द 6x और यहाँ पे 3y आ जाएगा। इन सब एंट्रीज को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 3 3 द -9 और 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 7 द 21। ये बेटा नई इक्वेशन आ गई, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को और ये जो इक्वेशन 2 है इन दोनों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर +3y इसमें -3y अगर हम ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने का तरीकाकार ये होता है बेटा कि राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करते हैं और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स है ना, तो इस तरह से आप लाइन लगा के ऊपर नीचे कर तो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये ऐसे सॉल्व करें आप।
तो दोनों तरफ हमने जो राइट साइड को राइट साइड में, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया। तो देखिए आप ये आपके पास -3y प्लस 3y इधर ही कट जाएगा, -3y प्लस 3y से कट गया। कटने के बाद बेटा फिर देखिए ये 6x और प्लस का x ये बन गया 7x, और इधर जो हमारी राइट हैंड साइड है दोनों में इन दोनों को प्लस कर दिया। एक आपके पास ये 3 वाली और ये 2 वाली, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐसे प्लस कर दिया। प्लस करता हुआ हमने क्या करना है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है, ये वाली इसमें ऐड होगी, 3 और 4 7, 18 और 3 21, और -9 और जमा का 2 माइनस का 7, ये 6 और ये 1 7, और ये 3 और ये -3 0, ये 21 और ये 0 21, ठीक है। अच्छा, अब ये 7x बराबर है 21 के, हमें चाहिए वैल्यू बेटा x की। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस उधर जाके डिवाइड कर दे तो पूरी यानी 1/7 इधर आ जाएगा। तो सारे के सारे एंट्री से 7 डिवाइड हो जाएगा। 7/7 21/7 -7/7 7/7 0/7 21/7। सिंप्लीफाई करें, 7/7 इज 1, 7 3 दा 21, और 7/7 इज -1, ठीक है। 7/7 इज 1, और 0/समथिंग इज 0, और 21/7 तो 3। आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब जैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे तो फिर हम क्या करते थे, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती थी। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। इसमें हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको ले लेते हैं, और उसके अंदर मेरे बच्चों हम ये x की वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे, बल्कि नहीं, इसकी बजाय ये लेते हैं ना, ये वाली, ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को नहीं, हमने इक्वेशन 2 को लिख दिया गलती से, इक्वेशन 1 को यूज़ किया हमने। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये है ना हमारी, ये जिसमें ये -y है, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, सही है। अब क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो y नेगेटिव है, उसको हम इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो ये 2x उसी तरह से 2x आ गया, ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स जब इधर आएगी इक्वल के तो माइनस हो जाएगी, और y को उधर भेज दिए ताकि y पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू मालूम करनी है ना हमने। अच्छा, उसके बाद फिर x की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। जब x की ये वाली वैल्यू बेटा आप उसमें पुट करेंगे तो ये उसके साथ 2 है, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 0, फिर 2 3 दा 6, ठीक है बेटा, और बीच में माइनस और ये मैट्रिक्स। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो 6 - 1, 6 कहाँ गया, 2 सॉरी, 2 - 1 तो 1, 6 - 6 तो 0, -2 - 3 करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 - 1 करेंगे तो -1, 6 - 7 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास y मैट्रिक्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए बेटा। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y सच दैट 3x + y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x + 2y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। बेटा ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह का ही है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। फ़र्क ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी मैट्रिक्स उसने बड़ी कर दी है, ठीक है, 3/3 अदर की आपको मैट्रिक्स दे दी है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो आयोटा की टर्म्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन है ना बेटा वो एहतियात से करनी है, बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन पूरी होनी चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, तो क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बच्चों से कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो लिखते लिखते कुछ भूल जाते हैं, या कुछ प्लस नहीं लगाते, कुछ माइनस नहीं लगाते, ये गलतियां होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है बेटे। तो देखिए जी, ये 2 इक्वेशन आपको दी गई, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये बिल्कुल वैसी ही जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो बेटा उनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम दोनों इक्वेशन के अंदर कम से कम एक वेरिएबल को सेम टू सेम करते हैं। जब उनको सेम टू सेम कर लेते हैं उसके बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए, दूसरा बच जाए। अब इसके अंदर x वाली टर्म है, इसमें भी x वाली टर्म है, ये 3x है, ये x सेम नहीं है। इसमें y वाली टर्म है, इसमें भी y वाली टर्म है, इसमें 1y है, इसमें 2y है, ये भी सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम किसी एक को ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से और दूसरे के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 2y है ना बेटा, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये भी 2y बन जाएगा, तो 2y सेम हो जाएगा। अगर दोनों को माइनस करूंगा तो 2y खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 दा 6 और 2 × y 2y। अब देखें हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 2 3 दा 6 आयोटा, और 2 2 दा 4, 2 7 दा 14 आयोटा, 2 5 दा 10, 2 7 दा 14, 2 1 दा 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, साथ में आयोटा आ गया। ये आपके पास बेटा थर्ड इक्वेशन आ गई है,
अब देखिए इसके अंदर 2y, इसके अंदर 2y, दोनों में है ना, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो 2y से कट जाएगा, लिहाजा सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3, तो 3 वाली इक्वेशन में से 2 वाली को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बेटा। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं और लेफ्ट को बेटा लेफ्ट से किया जाता है। तो अब देखिए इसमें जो आपके पास ब्रैकेट ओपन होगी तो 6x प्लस 2y, इसके बाद माइनस है तो माइनस एक्स और माइनस 2y बनेगा, प्लस 2y माइनस 2y से कट जाएगा, 6x में से 1x गया तो 5x बच जाएगा। अब एक साइड सॉल्व कर लिया हमने। अब इधर बेटे क्या करेंगे सॉल्व, 4 में से 1 गए तो 3 और 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 और 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा करेंगे तो 3 आयोटा। अब ये बेटा 4 प्लस 14 आयोटा है ना, इसमें से अपने माइनस करना है 7 प्लस 2 आयोटा। अब एक बात अगर आपको मुश्किल लगे तो रफ वर्क में कर लिया करें भाई। देखें 4 प्लस 14 आयोटा है ना, फिर माइनस का 7 और माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 7 माइनस का 2 आयोटा। तो रियल में से सॉल्व होता है जी। 4 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा मेरे बच्चों, कहाँ गया जी ये रियल, हाँ ठीक है 3 आ जाएगा, ठीक है माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो माइनस की है तो ये माइनस का 3 आ गया। इस तरह फिर ये इमेजनरी, ये भी इमेजनरी 14 आयोटा प्लस का है, ठीक है, और 2 आयोटा माइनस का, तो बेटा यहाँ पे 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको रफ वर्क में करके सॉल्व कर सकते हैं, सही है बेटा। उसके बाद फिर ये देखिए जी हमारे पास नेक्स्ट 10 में से माइनस 5 आयोटा, तो 10 माइनस 5 आयोटा रहेगा। इसी तरह से 14 माइनस 7 करेंगे तो बेटा 7 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 6 आयोटा माइनस 6 करेंगे तो माइनस 6 प्लस 6 आयोटा, या 6 आयोटा माइनस 6 भी लिख सकते हैं। अब ये मेरे बच्चे इक्वल है 5x के, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। उसके लिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप डिवाइड नहीं करेंगे वरना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको सिर्फ यूँ लिख लीजिए 1/5 की शक्ल में, ठीक है, या करना भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाद में भी हमें करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके बेटे, अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये एक्स की एक वैल्यू आ गई है और जब हमें एक वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं जी, सॉरी उसको पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये x की वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको यूं भी लिख सकते हैं या फिर आप ये जो 5 है सबके नीचे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लिखने का अंदाज अलग अलग है, ये नहीं कहते ना कि बुक में ऐसा है तो आप लोगों को सेम टू सेम आंसर नहीं मिल रहा है, बेटा बात एक ही है। 1/5 मल्टीप्लाई कर लो या सबके नीचे 5 लिख लो, एक ही बात है। सॉरी बेटे। ओके जी, अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर ली है 1, क्योंकि इसमें ये y है ना, तो इससे हमें इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी। हम ऐसा करेंगे, ये जो 3x इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जो इधर पहले से पड़ी है और माइनस का ये 3x, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चे, ये -3x है तो x की जगह जो हमने मालूम की है वैल्यू उसकी वो पुट कर देते हैं, साथ में इसके 1/5 था ना तो वो 5 मैंने इस 3 के नीचे लिख दिया, ठीक है बेटा। ओके जी, तो यूं आपने लिख दिया उसको। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले इस -3/5 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, इसको वैसे ही लिखा मैट्रिक्स को, इन सब को ना -3/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए अब -3/5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 इधर 9 होगा, ठीक है, तो 9/5 आ गया। फिर जब -3/5 को -3 को नहीं, सिर्फ 3/5 को माइनस उसी तरह रखा हुआ अभी, 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 इधर 12/5। फिर 3/5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 इधर 9 आयोटा बाय 5, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू -3 माइनस का 9 और 3 इंटू 12 36 आयोटा और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 10 30, 3 इंटू -5 माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। फिर बेटा 3/5 को 7 3 इधर 21 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद मेरे बच्चों फिर क्या होगा, 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3/5, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 3/5, फिर 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18 आ गया, और उसके बाद फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, यूँ आ गया आपके पास। अब उसके बाद मेरे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स है और ये की मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो 2 उसमें से माइनस कर लें बेटा 9/5, 2 - 9/5 आएगा। उसके बाद 5 में से 12/5 एक ब्रैकेट में कर लें, फिर 3 आयोटा में से 9 आयोटा बाय 5 एक ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। उसके बाद बेटा 2 + 7 आयोटा और ये वाली जो टर्म है, ठीक है, माइनस वाली, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 7 आयोटा
माइनस ये वाला जो पार्ट है आपके पास माइनस 36 आयोटा बाय 5। अब क्योंकि इसके दो पार्ट है ना, तो मैंने इसलिए इसको अगेन मिडिल ब्रैकेट बाहर यूज़ की है, उसको ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि इधर वाला नंबर माइनस इधर वाला नंबर, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद बेटा 5 माइनस दिस, इसमें भी दो पार्ट है तो बेशक ब्रैकेट यूज़ कर लें, 5 माइनस दिस, और उसको मैंने मिडिल ब्रैकेट के साथ इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ पर भी दो दो पार्ट आएंगे इस तरह के, ठीक है। फिर उसके बाद 7 माइनस 21 बाय 5 ये आ गया। फिर उसके बाद 2 माइनस 3 बाय 5 ये आ गया। फिर 2 माइनस 3 बाय 5 ये आ गया। फिर 3 आयोटा माइनस दिस, तो 3 आयोटा लिखा, फिर माइनस, फिर उसको ब्रैकेट में करके लिखा। जहाँ जहाँ पर भी आपको इस तरह का पार्ट मिल रहा है उधर मैंने मिडिल ब्रैकेट यूज़ किया, इधर की टर्म माइनस उधर की टर्म, ठीक है बेटा। ओके जी, तो अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बोर्ड को यहाँ पे साफ करते हैं और बाकी जो इसका पार्ट है वो हम इधर सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा अब आपने कैलकुलेटर से इसका एलसीएम ले लेना है। 2 माइनस 9 बाई 5 डायरेक्ट, क्योंकि टाइम पेपर में शार्ट होता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये लिखें, आपको जवाब दे देगा 1 बाई 5, ठीक है। इसके अलावा 5 माइनस 12 बाई 5 कैलकुलेटर से लेंगे 13 बाई 5 मिल जाएगा। और 7 माइनस 21 बाई 5 कैलकुलेटर से लेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा जी यहाँ पर, ये क्या है जी हमारे पास, नहीं ऊपर आयोटा है, तो आयोटा वाले को हल करना पड़ेगा। देखो अब मैं बता देता हूँ आपको बेटा, देखो ये 5 नीचे, इसके नीचे क्या है 5, इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 5 3 दा 15, ठीक है, माइनस ये 9 आयोटा, 15 में से 9 गए तो कितने बच जाते हैं बेटा हमारे पास, 15 में से 9 गए तो 6 आयोटा बच जाता है, और डिवाइडेड बाय 5 ऑन द 5। एलसीएम देना मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता है। अब मैं अगर एलसीएम लेता तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया 6 आयोटा बाय 5, ठीक है। किया क्या बेटा, अगर इसके नीचे कुछ ना हो ना, आसान तरीका क्या है, 5 को इससे, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 दा 15, फिर ये माइनस या पास जो भी इसके साथ हो रहा है उसे करते हैं, 15 आयोटा माइनस 9 आयोटा 6 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 5, बात खत्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ देखो, अब ये 5 है ना, 5 ये डिवाइड हो रहा है, इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 5 टू द 10, ये देखो मैंने लिखा 10, ये 10 आ गया, ठीक है। फिर 5 7 दा 35, ये आ गया 35 आयोटा। फिर देखें यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है, इस माइनस को हम जो है वो इस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 9 और ये माइनस का 36 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जिसको सॉल्व करने की जरूरत है मैंने उसको सॉल्व किया है, डिवाइडेड बाय 5 आप एक एलसीएम बना दे, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं ना, उसके नीचे 1 है, 1 को उधर मल्टीप्लाई किया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नीचे वालों को आपस में, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ देखिए बेटा, इधर भी यही काम करेंगे, 5 इंटू 5 25, माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 25, फिर यहाँ माइनस है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, 1 को उधर मल्टीप्लाई करने, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15 आयोटा, ठीक है। अब बीच में माइनस है ना, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, सो माइनस 30 प्लस 15 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 5, एलसीएम लिया मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 7 माइनस 21 बाय 5 है ये 14 बाय 5 बन जाता है। फिर उसके बाद नीचे देखें, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाले, 2 माइनस 3 बाय 5 मिलेगा आपको 7 बाय 5, ये भी 2 माइनस 3 बाय 5 मिलेगा 7 बाय 5, ठीक है, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे फिर आपको एलसीएम देना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 15 आयोटा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी 15 आयोटा। उसके बाद 1 को उधर मल्टीप्लाई करना है, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, बाहर माइनस है, इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 18 हो जाएगा, ये प्लस का 18। उसके बाद ये प्लस का 18 आयोटा है, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 18 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कर लें, ये वैसे ही टर्म लिख दिए, इसको भी वैसे ही लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये 10 और ये 9 बन गया 19, और 35 आयोटा में से 36 आयोटा निकालेंगे तो माइनस का आयोटा, डिवाइडेड बाई ये वाला 5। उसके बाद ये 25 माइनस 30 करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस का 5 और प्लस का 15 आयोटा, डिवाइड करोगे ना 5 से, माइनस 5 बटा 5 करेंगे तो माइनस का 1, और प्लस का 15 आयोटा बटा 5 करोगे तो आपके पास 5 या 15 होता है ना, तो 3 आयोटा आ जाएगा। ये वाला नंबर वैसे ही लिखा, 7 बाय 5 उस तरह से, 7 बाय 5 उस तरह से आया। और ये 15 आयोटा माइनस 18 आयोटा और प्लस का 18 पहले लिखो, फिर 15 आयोटा माइनस 18 आयोटा, तो माइनस का 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय 5 उसी तरह से रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ तक करने के बाद अब आप बुक से आंसर मैच करें, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम यही आ जाएगा, ठीक है। और रही बात x की वैल्यू की, वो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख लें, ये मैंने यहाँ पर 1 बाय 5 की फॉर्म में पुट की थी, लेकिन आप के लिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने 5 से सबको डिवाइड कर दिया, 5 को डिवाइड करके प्रॉपर जो उसका आंसर है बुक के मुताबिक वो मैंने लिख दिया। तो बेटा ये x है आपका और ये y है, ठीक है।